आप इमेजिन करो कि आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, देयर इज नो साउंड हियर, लेकिन आपके कान में 24/7 एक नॉइज बज रहा है लगातार. यू कैन नॉट स्टॉप इट. इमेजिन द लेवल ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम. ये बड़े लोगों की बीमारी है. दिस इज अ मिथ. 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से कम 3 या 4 को बाय बर्थ सुनने की परेशानी होती है. स्कूल की बात करते हैं, एवरी ईयर दे हैव द आई चेकअप टेस्ट. Yes. आई नेवर हियर्ड अबाउट ईयर्स. पहली बार एक पेशेंट को हियरिंग क्लिनिक आने में on an average it takes 7 years. 1 out of 5 people right now has hearing loss, and it is projected that by 2050 1 out of 4 in the world will have hearing loss. हियरिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है? Look at your environment. आप बाहर जाते हो, इतना नॉइज है. एयरपोर्ट्स लगातार ऐसे लगाए रहते हैं, नाइट क्लब्स वगैरह हैं, वहाँ पे 140-120 डेसिबल से भी ज्यादा की आवाज होती है. फुल साउंड पे लगातार सुन रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उनको हियरिंग लॉस हो जाएगा. गवर्नमेंट पॉलिसीज में हियरिंग का जिक्र क्यों नहीं है? डिसेबिलिटी एट अ लार्ज स्केल. एक ही सोल्यूशन है, वी हैव टू अप्लाई द डिवाइस ओनली, या हम मेडिसिन से भी रिकवर कर सकते हैं? हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, आप अपने घर बैठे अपना हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं. हियरिंग लॉस इज अ परमानेंट लॉस, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. तो कभी हम वो रिकवर कभी नहीं कर रिकवर सकते. नहीं होगा. मैं हर साल अपना फुल बॉडी चेकअप करवाती हूँ. आई टेस्ट हो गया, डेंटल क्लीनअप हो गया, ब्लड टेस्ट हो गई, बट कभी कानों का या हियरिंग टेस्ट करवाना कभी देखा भी नहीं किसी को करवाते हुए, ना मैंने कभी खुद करवाया है. बट ऐसे क्यों? हियरिंग जो आपका दुनिया से डायरेक्ट कनेक्शन है, उसकी हेल्थ को इग्नोर करना एक साइलेंट एपिडेमिक की तरफ ले जा रहा है. आज हम बात करने वाले एक ऐसे एक्सपर्ट से जो हियरिंग फील्ड में सिर्फ इनोवेशन नहीं बल्कि मिशन लेकर चल रहे हैं. मेरे साथ हैं मिस्टर विश्वजीत विष्णु, MD ऑफ ईयर सोल्यूशन, एंटरप्रेन्योर एंड अ चेंज मेकर हु लिटरली ड्रॉ फ्रॉम इंडिया टू लंदन टू स्प्रेड हियरिंग अवेयरनेस. तो चलिए बात करते हैं मिस्टर विश्वजीत से. मिस्टर विश्वजीत, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. थैंक यू वेरी मच. आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से आते हैं और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर भी ईयर वाले सेगमेंट से. तो आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर इतना हैं, इतने डीपली रूटेड हैं, तो फुल बॉडी चेकअप का पार्ट क्यों नहीं बनाया गया ईयर जैसी प्रॉब्लम को? हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. अब होता क्या है कि इन जनरल आपकी जो क्रिटिकल इलनेस रिलेटेड टेस्ट्स हैं वो जल्दी ध्यान में आती हैं या लोग उसको लेके ज़्यादा कंसर्न्ड हैं. लेकिन हियरिंग रिलेटेड चीज़ ऐसी है कि अगर आज आपको हियरिंग लॉस है तो आपको किसी तरह का दर्द नहीं हो रहा है. देयर इज़ नो अर्जेंसी विच इज़ बीइंग क्रिएटेड कि आप उसको आज ही टैकल करो. ओके. और ऐसी प्रॉब्लम इसीलिए सबसे ज़्यादा टाइम लेती हैं उसको हैंडल करने में. मतलब जब भी आपको अगर टेक केयर करना है, अगर दर्द हो रहा है आप तुरंत चले जाओगे डॉक्टर. लेकिन अगर हियरिंग लॉस है और आपका काम चल रहा है तो आप सोचते हो चलो ठीक है, 1 महीने बाद चले जाएंगे, 2 महीने बाद चले जाएंगे. सो वुड यू बिलीव कि पहली बार एक पेशेंट को हियरिंग क्लिनिक आने में ऑन एन एवरेज इट टेक्स 7 years. 7 years. 7 years. इंडिया में वो टाइम और भी ज़्यादा है. मतलब लोग वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, दे डोंट जज कि मुझे अभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए. हाँ, या उसको डिले कर रहे हैं. थोड़ी प्रॉब्लम है भी, चलो टीवी ऊंचा कर लेते हैं. अच्छा, तुम थोड़ा ऊंचा बोल लो घर में अगर बात करनी है तो. समटाइम्स यू सी एल्डरली, आपको खाना पूछना है तो आपको पास में जाके बात करना पड़ता है. राइट. सो इसलिए मुझे लगता है कि बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट अफेक्टिंग देम डे टू डे इन टर्म्स ऑफ कुछ दर्द या ऐसा अर्जेंसी नहीं है, इसकी वजह से बहुत लोग इसको जेनरिक टेस्ट की तरह या हमेशा रेगुलरली नहीं करते हैं, पीरियोडिकली नहीं करते हैं. बट देन द स्केल इज सो हाई, इतने ज़्यादा लोगों को ये परेशानी हो रही है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस अराउंड दिस, टू मेक पीपल अवेयर कि कैसे ये. एंड as we talk more I will explain कि कैसे hearing loss is not just a hearing problem. कैसे आप अपनी पूरी लाइफ में वो आपको आइसोलेट कर देता है, आपके पूरे सोशल सर्कल से आपको वो आइसोलेट कर देता है. लोनलीनेस, डिमेंशिया, भूलने की प्रॉब्लम, ये सब एड ऑन हो जाती है एंड आपकी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउनग्रेड हो जाती है. तो फिर क्या लगता है आपको, इसको बनाना चाहिए वैसे फुल बॉडी चेकअप, या फ्यूचर में बनेगा ये?
हाँ एब्सोल्युटली, इनफैक्ट इंटरनेशनल वेस्टर्न कंट्रीज में है ये ऑलरेडी पार्ट ऑफ चेकअप में जो ओके उनकी बैटरी ऑफ टेस्ट होती है। ओके हमारे यहाँ पे हमने बहुत इसकी लॉबिंग की, डॉक्टर्स को अवेयर किया, तो अब जितने भी हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं, बेबीज होते हैं, उनका हियरिंग टेस्ट किया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। बट अभी भी होने से पहले या होने के बाद? होने के बाद, होने के बाद। होने के इमीडिएटली 2 से 7 दिन के अंदर में ये टेस्ट किया जाता ठीक है है। टू चेक इफ देयर हियरिंग इज फाइन और नॉट। ओके लेकिन अभी भी हम इंडिया में सिर्फ हाई रिस्क बेबीज का कर रहे हैं, और उसके बाद भी ये भी हम सिर्फ बड़े शहरों में या अच्छे हॉस्पिटल्स में ही कर रहे हैं। ओके मतलब 99% ऑफ द न्यू बॉर्न्स आर लेफ्ट अनस्क्रीन्ड। तो सबसे पहला तो हमारा मोटिव है कि इसको जो इनिशियल बैटरी ऑफ टेस्ट होता है एक न्यू बॉर्न के लिए, उसमें लाया जाए। 1000 बच्चे अगर जन्म लेते हैं तो उसमें से कम 3 या 4 को बाय बर्थ सुनने की परेशानी होती है, मतलब उनको ओके डेफनेस जैसा हियरिंग लॉस होता है। और अगर उस स्टेज में इसको स्क्रीन कर लिया जाए तो वो मेरी और आपकी तरह नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। अच्छा Okay. बेसिकली अगर क्योरेबल है? क्योरेबल नहीं है, बट उसका जो भी हियरिंग एड है या इम्प्लांट्स हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। ओके क्योंकि बच्चे का स्पीच जो है वो 6-7 साल की उम्र तक बस डेवलप होता है, उसके बाद में द डेवलपमेंट इज़ वेरी स्लो। तो अगर आपने 4-5 साल से ज़्यादा कर दिया उसको डिटेक्ट करने में और ये करने में, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो बच्चा कभी भी ठीक से बोल नहीं पाएगा। या आपने जिन लोगों को साइन लैंग्वेज में बात करते हुए देखा होगा, वो इसी कैटेगरी के लोग हैं जो बिल्कुल अनडिटेक्टेड रह गया, जिनका हियरिंग लॉस, और वो लोग उस पर काम नहीं कर पाए। तो अभी वी आर ट्राइंग, वी आर लॉबिंग की सारे न्यू बॉर्न्स की एटलीस्ट स्क्रीनिंग हो पाए उनके बर्थ के टाइम पे। जो रेगुलर स्टैंडर्ड चेकअप्स हम करते हैं, एनुअल चेकअप एक सब लोग कराते हैं, ज़्यादातर लोग, उस बैटरी ऑफ टेस्ट में इसको इंक्लूड किया जाए। दिस इज़ अ क्विक ईजी टेस्ट। तो इसकी एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है। लोग इवन अभी हम न्यूबॉर्न बेबी की बात कर रहे हैं कि अब स्टार्ट हुआ है। अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, माय डॉटर इज 5 ईयर ओल्ड, स्कूल की बात करते हैं, एवरी ईयर दे हैव द आई चेकअप टेस्ट। यस तो स्कूल्स के अंदर पूरे जाते हैं डॉक्टर्स एंड दे यूज्ड टू चेक द आईज, बट आई नेवर हियर्ड अबाउट ईयर्स कि कभी कानों का भी चेकअप हो रहा है। बिल्कुल। इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? ड्यू टू पेरेंट्स, स्कूल या गवर्नमेंट? किसी भी एक को पॉइंट करना सही नहीं रहेगा। आई बिलीव सारे स्टेक होल्डर्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें। तो अवेयरनेस हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर लैक, जिसकी वजह से लोग एक्शन नहीं लेते हैं। अगर उनको पता हो कि अगर किसी बच्चे का हियरिंग लॉस अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो उससे उस प्रॉब्लम को बढ़ने नहीं दिया। ये बिल्कुल चश्मे की तरह होता है। अगर आपको थोड़ा सा आई साइट में लॉस हो गया, आप चश्मा नहीं लगाते हो, यू विल सी कि कितनी जल्दी वो डिटोरिएट होता है। वेयर एज आपने अगर चश्मा लगा लिया तो फिर हमारी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट इज बिल्कुल नॉर्मल लाइफ। सो सेम विथ हियरिंग। अगर हियरिंग लॉस है, अगर हमने उसका जो भी ट्रीटमेंट है, हियरिंग एड है, वो समय से ले लिया, तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं किसी को। इनफैक्ट सबसे बड़ा मिथ ये है कि हियरिंग एड बहुत बड़े शेप में आती है, दिखेगी, अच्छी नहीं लगेगी। वेयर एज दीज डेज द डिवाइसेस आर कंप्लीटली इनविजिबल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के साथ में, तो आपको पता भी नहीं लगता है, एंड दे साउंड एज नेचुरल एज वी हियर। ओके। तो अब क्योंकि जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो, उनको ये अवेयरनेस नहीं है, दैट्स फर्स्ट थिंग। राइट। और दूसरा कि फर्स्ट स्टेज में यही अवेयरनेस नहीं है कि हमें एक फ्रीक्वेंट टेस्ट भी कराने की जरूरत है। सेम इज द रीजन कि जैसे स्कूल में आज भी आई टेस्ट होता है, डेंटल चेकअप होता है, बट हियरिंग टेस्ट नहीं होता है। एंड इट नीड्स टू बी स्क्रीन्ड एट एवरी लेवल। द पेरेंट्स, द टीचर्स, द गवर्नमेंट, ऑल द अथॉरिटीज नीड्स टू कम इन एंड मेक अ एनवायरनमेंट जहाँ आई थिंक सबका। मुझे लगता है डिजीजेस तो डिजीजेस ही है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है ना। और छोटी हम इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि मुझे और आपको ये प्रॉब्लम नहीं है। राइट। जिसको प्रॉब्लम है, आई विल उनके लिए टेल तो यू, सबसे उनके बड़ी लिए हियरिंग में एक प्रॉब्लम होती है जिसमें क्या होता है कि आपकी कान में लगातार आवाज आते रहती है, उसको कहते हैं टिनाइटस। ओके। सो आप इमेजिन करो कि आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, देयर इज नो साउंड हियर, लेकिन आपके कान में 24/7 एक नॉइज बज रहा है लगातार। यू कैन नॉट स्टॉप इट। वो कितना अब मुश्किल होता आपकी होगा। लाइफ कैसी होगी? लोगों को सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती हैं, लोग चाहते हैं कि हम सुसाइड कर लें, इतना शोर लगातार कान में हम नहीं सुन सकते हैं। आप सोचो कि एक किसान का छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न, नॉट एबल टू हियर। हमारे पास में लोग आते हैं अपनी जमीन बेच के, तौलिए में पैसा लपेट के, जमीन के पैसे वो लेके आते हैं कि किसी भी तरीके से हमारे बच्चे को एक अच्छी हियरिंग एड लगा दो ताकि इसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए।
सो इमेजिन द लेवल ऑफ प्रॉब्लम फॉर देम। जिसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। इवन जो नॉर्मल एल्डरली लोगों को एज रिलेटेड लॉस होता है, अगर हम उसकी भी बात करते हैं, तो मेरे और आपके पास 10 काम है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का। दोस्त हैं, बैठ जाएंगे, कहीं घूमने चले जाएंगे। एक 60 साल 70 साल का आदमी क्या कर सकता है? घर पे टीवी देखेगा या आपस में कोई आया है तो बात कर लेगा। नाउ ही गेट्स कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड विथ हिज लाइफ अगर उनको हियरिंग प्रॉब्लम है तो। वो घर पे बैठे हैं, टीवी नहीं सुन पा रहे हैं। अगर वो ऊंचा कर रहे हैं तो घर में बच्चे चिल्ला रहे हैं कि यार आप इतना ऊंचा क्यों कर रहे हो पापा, मुझे दिक्कत हो रही है। सो हिज लाइफ कंप्लीटली गेट्स कट ऑफ बिकॉज ऑफ द हियरिंग प्रॉब्लम। आईसाइट से आपको सिर्फ थोड़ा धुंधला दिखेगा, बट यू आर स्टिल कनेक्टेड टू पीपल। बट हियरिंग लॉस होते आप लोगों से, लाइफ से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, एंड इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम एंड एट अ वेरी लार्ज स्केल, एट अ स्केल यू कैन नॉट इमेजिन। मतलब 1 out of 5 people right now has hearing loss, and it is projected that by 2050 1 out of 4 in the world will have hearing loss. ओके, इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम बनने वाला है ये। It's a huge number. एक और भी चीज़ जो आपने बताई ना, जनरली हम लोगों ने सुना था कि ये बड़े लोगों की ही बीमारी है, बेसिकली एज लोगों की बीमारी है। हाँ। बट अब आपने बताया कि बोर्न बेबीज के अंदर भी। अभी आप जस्ट सी योर, लुक एट योर एनवायरनमेंट। आप बाहर जाते हो, इतना नॉइज है, हॉकिंग है, जो पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है हर तरीके का, आपके वाटर का पोल्यूशन हो या नॉइज का पोल्यूशन हो, तो इन सब चीज़ों से हमारा जो हियरिंग या जितने भी सेंसरी पार्ट्स हैं बॉडी के, उस पर फर्क पड़ रहा है। जो हियरिंग लॉस पहले के समय में 45-50 साल के बाद ही लॉस होना शुरू होता था, आज वो एज अर्ली एज 25-30 ईयर्स से लॉस, हियरिंग का जो डिग्रेडेशन है इन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स की वजह से शुरू हो जाता है। ओके, पहले अगर 50 साल के बाद भी लॉस शुरू होता था तो ज़्यादा, मतलब 40-50% लॉस होते होते 60-65 साल की उम्र हो जाती थी। तो लोगों को ये परेशानी बुढ़ापे में आती थी, कई बार वो इग्नोर भी करते थे। बट इमेजिन अगर किसी 40 साल के आदमी को आज सुनने की प्रॉब्लम हो रही है, तो ही इज एन एक्टिव पर्सन। लोगों की जो नॉर्मल वर्क लाइफ है वो भी बढ़ गई है। अब 60 की जगह लोग 70-75 साल तक काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं। सो हाफ और मैक्सिमम ऑफ हिज वर्क लाइफ इज स्टिल देयर टू लिव। तो ये प्रॉब्लम अब बहुत अर्ली एज में होने लगी है, लोगों को डिटोरिएशन बढ़ने लगा है, एंड द क्वांटम इज वेरी हाई। अभी एक बात भी कर रहे थे, आप कहते थे किसान आपके पास आते हैं तोलिए में पैसा लेकर। आई वांट टू नो कि ये कितना कॉस्टली पड़ता है किसी ने अगर अपना ईयर्स का ट्रीटमेंट करवाना है। हाँ, कि उसको जमीन तक बेचने की जरूरत पड़ गई है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो अभी के समय में हियरिंग एड इज एन एक्सपेंसिव डिवाइस, नो डाउट अबाउट दैट। पहले समझते हैं कि क्यों एक्सपेंसिव है। अभी आप देखो, इसमें जो टेक्नोलॉजी लगती है, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी फास्ट एंड वेरी वेरी एफिशिएंट। क्यों? मान लीजिए कि आप अपना लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, आपने अगर वहाँ पे ब्राउज़र खोला, आज चैट जीपीटी पे आपने कुछ सर्च किया, 1 सेकेंड रिप्लाई आने में टाइम लगा, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लैपटॉप पे 1 सेकेंड वेट कर रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं और आपको सुनने में अगर 1 सेकंड का गैप हो जाएगा उस प्रोसेसर में, हाउ वुड यू लाइक? आप कभी पसंद ही नहीं करोगे हियरिंग एड लगाना। बिल्कुल। सो इन सच अ मिनिएचर साइज, द पावर एंड एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस हैज टू बी वे मोर देन इवन अ लैपटॉप प्रोसेसर। और उसके बाद में दिस इज नॉट अ वॉल्यूम ड्रिवन प्रोडक्ट। आज भी मोबाइल या लैपटॉप की तरह ऐसा नहीं है कि हर बंदा यूज कर रहा है। पूरे देश में, पूरे इंडिया में आज के डेट में सिर्फ 8 लाख हियरिंग एड बिकती है पूरे साल में। ओके, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये कितना छोटा नंबर है अभी। बिल्कुल। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर इसकी रिसर्च में, डेवलपमेंट में, ये टेक्नोलॉजी लाने में जो कॉस्ट लगता है वो बहुत कम नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिवाइड हो पाया, इसकी वजह से इसका कॉस्ट हाई हो जाता है। तो अभी के समय में, टू आंसर योर क्वेश्चन नाउ, एक स्टार्टिंग डिजिटल हियरिंग एड भी तकरीबन 20-25 हज़ार की एक कान के लिए आती है। मतलब एक 40-50,000 में अच्छे क्वालिटी की डिवाइस आ जाती है, ब्रांडेड, इम्पोर्टेड। और द बेस्ट वंस आर 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख रुपीज़, जिसमें पूरी कॉम्प्रिहेंसिव फीचर, एनवायरनमेंट डिटेक्शन। जैसे अगर हम यहाँ शांत जगह पे हैं तो हियरिंग एड वुड नो कि आप शांत जगह पे हो। आप बाहर जाओगे, इट विल डिटेक्ट कि यहाँ पे आवाज़ आ रही है, तो वैसे प्रोसेस करना है साउंड को। आप बैठे हो तो हियरिंग एड को पता होगा कि अभी हियरिंग एड मूव नहीं कर रही है, द लिसनर इज स्टेशनरी। आप चलने लगोगे तो मोशन सेंसर उसको बता देगा कि अब मूव कर रहा है, तो अब एक अलग तरीके से एम्प्लीफिकेशन करना है।
So this level of technology is inbuilt और obviously these technology comes with a price. तो ऐसी हाई एंड डिवाइसेस थोड़ी महंगी 6-7 लाख रुपए तक का पेयर आती हैं। ओके। इंडिया में अभी क्योंकि कोई इंडियन मैन्युफैक्चरर नहीं है ऐसा, या इंडिया में अभी हम ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाए हैं, जिसकी वजह से ये कॉस्ट थोड़ा वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से है। मतलब व्हेन दे पे इन डॉलर्स, तो उनके लिए 20,000-40,000 का कॉस्ट कुछ भी नहीं है। $200 $400 उनके लिए कॉस्ट हुआ। Right. हमारे लिए तो इट इज़ अ बॉम्ब। यहाँ तो किसी की पूरी कमाई पूरे महीने की month की 20,000 salary रुपए है, होती है, right, तो right. इसलिए इट्स अ प्रॉब्लम, नो डाउट। बट एक दूसरे नज़र से देखें कि इसकी लाइफ 5 साल 6 साल होती है। तो अगर आपने 40,000 की कोई चीज़ खरीदी है और 5 साल 6 साल आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई, आपकी परेशानियां खत्म हो गई, तो आई वुड से इट इज स्टिल वर्थ इट। पीपल शुड नॉट होल्ड बैक कि बहुत महंगी चीज़ है तो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज द काइंड ऑफ वैल्यू इट ब्रिंग्स टू योर लाइफ, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 40,000 रुपये इज डेफिनेटली वर्थ स्पेंडिंग। अच्छा, अभी आपने बताया है जैसे 40,000 की डिवाइस भी है, 6 लाख की भी डिवाइस है, और आपने थोड़ा बहुत डिफरेंस बताया। बट अगर मुझे प्रॉब्लम है, मैं 40 वाली लगाता हूँ और 6 लाख वाली लगाता हूँ, वैसे प्रैक्टिकल क्या डिफरेंस आएगा मेरे को? मतलब जैसे अब आपने बताया। हाँ, तो साउंड क्वालिटी में बहुत कम डिफरेंस आएगा, आई वुड से। ओके। कम का मतलब ये है कि अगर मैं शांत जगह पे आमने सामने आपसे बात कर रहा हूँ, जो कि आपका 70-80% कॉन्वर्सेशन होता है, मोस्टली आप लोगों से आमने सामने बैठ के ऐसे बात करते हैं। बिल्कुल। या ओल्ड एज लोग अगर लगा रहे हैं तो घर में बैठ के आपस में बात कर रहे हैं। वहाँ पे आपको जो बेसिक मॉडल है और जो बहुत प्रीमियम मॉडल है उसमें बहुत फर्क नहीं लगेगा। ओके। लेकिन जैसे जैसे ये एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स होता जाता है, जैसा मैंने बताया कि ओपन एनवायरनमेंट है, या लेट्स से कि आप कार चला रहे हो, आपने कार का शीशा खोल रखा है, हवा तेज आ रही है, अब इस मशीन को तो नहीं पता ना उस हवा को एम्पलीफाई करना है कि नहीं करना है। अच्छा, मुझे सुनाना है या नहीं सुनाना है या नहीं सुनाना है वो हवा। Okay. तो ये सब जो इंटेलिजेंट फीचर्स होते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं। तो जैसे आप थोड़ा 1 लाख रुपए के रेंज में जाते हैं तो हियरिंग एड में ब्लूटूथ आ जाता है, आपके फ़ोन से कनेक्ट होने लगता है, Okay. रिचार्जेबल हो जाता है, बैटरी नहीं लगानी है। थोड़ा सा और प्रीमियम होता है तो एनवायरनमेंट डिटेक्ट करने लगता है। थोड़ा और प्रीमियम होता है तो ये नॉइज़ कैंसलेशन, ये विंड वाला जो नॉइज़ है, ये कैंसलेशन, ये सब फीचर्स। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइसेस होते हैं, लेकिन इवन द बेसिक वन विल डू द जॉब। मतलब अगर Got कोई it. थोड़ा कम उसमें लेना Got it. चाहे तो। मैं थोड़ा तो और समझना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि वो एयर की नॉइज़ को भी कैंसिल कर देगा, राइट। जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल विदाउट एनी कोई, मतलब जिसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो गाड़ी चला रहा है, वो शीशा नीचे करता है, तो उससे तो आवाज़ आ रही है। हाँ, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। आई एम हैप्पी कि बहुत कम लोग इतने डेप्थ तक समझने की कोशिश करते हैं, एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने ये पूछा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा ब्रेन इतने सालों से ऑलरेडी इतना ट्रेंड हो चुका है कि ब्रेन को पता है कि किस साउंड को आपको फोकस करना है और किस साउंड को नहीं करना है। ओके। सुन आप भी उतना ही रहे हैं, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। उसके लिए अब अगर आप एक मोमेंट लेके आप फोकस करें कि इतनी शांत जगह पे भी क्या आवाज आ रही है, तो आपको ध्यान आएगा कि यार इधर कोई एसी चल रहा है, उसकी आवाज आ रही है, राइट। शायद कुछ क्लिक की आवाज आ रही है, बट आपका ब्रेन अभी तक फोकस नहीं कर रहा था। जब मैंने बोला तो आपको ध्यान आना शुरू हुआ। राइट। मतलब ब्रेन को ये पता है कि कहाँ, बट वो मशीन है, उसको नहीं पता कि क्या फोकस करना है क्या नहीं करना है। तो वो इंटेलिजेंस उस डिवाइस में लाने के लिए, उस फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम वगैरह को उस डिवाइस को समझाने के लिए कि ऐसी फ्रीक्वेंसी आए, तो वो ह्यूमन ब्रेन को नहीं चाहिए। तो उस इंटेलिजेंस की ये कॉस्ट है, उसमें इट बहुत ज्यादा R&D लगती है इस चीज के लिए। तो ये सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ML बेस्ड है जो आप बता रहे थे अभी? यस। ओके। तो इसमें अपनी इस बेसिकली क्या टेक्नोलॉजी में AI वगैरह भी यूज होते हैं? तो अभी हियरिंग इंडस्ट्री में, हियरिंग एड्स में AI का यूज बहुत कुछ समय से हो रहा है ऑलरेडी। ओके। लेकिन पहले बहुत बेसिक लेवल पे था। जैसे मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट शांत है या एनवायरनमेंट में नॉइज है, ये डिटेक्ट करना भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिदम है, पैटर्न है, जिससे वो इन फ्रीक्वेंसीज को रीड करके और डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन अब यही AI बहुत ही एडवांस लेवल पे आ गया है। अच्छा, दूसरी चीज आप समझिएगा, अगर हम लैपटॉप पे AI यूज करते हैं तो क्या होता है, आप एक कुछ कमांड, एक कुछ क्वेश्चन डालते हो, इट गोज टू अ सर्वर, इतना कॉम्प्लेक्स सर्वर लगा हुआ है, वहां से वो रिप्लाई होके आता है। बिल्कुल। हियरिंग एड में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हियरिंग एड इज नॉट ऑलवेज कनेक्टेड टू द इंटरनेट।
हियरिंग एड में अगर डिले होगा तो वो भी पॉसिबल नहीं है अगर कोई भी साउंड प्रोसेसिंग में है इसमें। हियरिंग एड इतनी छोटी डिवाइस है कि उसके अंदर मेमोरी बहुत कम होती है, या डिवाइस का जो पावर है वो कम है, उतने डिवाइस में ही साउंड की भी प्रोसेसिंग करनी है और एआई वाले एल्गोरिदम की भी प्रोसेसिंग्स करनी है। तो बट नाउ डेज द टेक्नोलॉजी इज सुपर्ब। अभी एक डिवाइस आती है जिसमें 2 चिप्स लगे होते हैं, एक रेगुलर साउंड प्रोसेसिंग का अलग चिप होता है और एक सारे एआई वाले ऐसी फंक्शनैलिटीज के लिए एक अलग चिप है। और उस छोटी सी डिवाइस में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे जितनी ज़्यादा आप इस डिवाइस को यूज़ करते जाएंगे उतनी ज़्यादा ये आपके अंडरस्टैंडिंग, आपके पैटर्न्स को समझती जाएगी और आपके हिसाब से ये डे बाय डे बेटर होती जाएगी। द मोर यू यूज इट द बेटर इट गेट्स। नाइस। डू यू थिंक कि एआई जैसे अब आ चुका है, यूज़ भी कर रहे हैं, एआई के साथ जो ह्यूमन ईयर्स को वो डिफीट कर पाएगा जो आपकी मशीन है? डू यू थिंक इन द फ्यूचर? डिफीट मे नॉट बी द राइट वर्ड हियर, लेकिन जैसे एक टेस्ट हुआ था यूएस में और इंडिपेंडेंट बॉडी ने किया था, जिसने हियरिंग एड बनाया उन्होंने नहीं किया था ये टेस्ट। आई गेस कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने ये टेस्ट कंडक्ट किया था। तो से फॉर एग्जांपल कोई बहुत कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट लिया, जैसे रेस्टोरेंट, आप रेस्टोरेंट जाते हो, अगर अक्रॉस द टेबल आप बैठे हो, मैं बैठा हूं, तो हो सकता है आपको भी एज अ नॉर्मल पर्सन सुनने में प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर एक हियरिंग एड है जिसके अंदर नॉइज कैंसिलेशन का फीचर है, तो वो क्योंकि वो नॉइज कैंसिल कर पा रहा है तो उसको स्पीच और ज्यादा क्लियर सुनाई दे रही है। That's what I was thinking कि अब अगर आगे आए तो तो ऐसा कहना तो सही नहीं है कि हमसे ज्यादा सुन सकता है, बट बिकॉज उसकी फंक्शंस ऐसे हैं तो हम उसको बेटर वे में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर, प्लीज। एक और चीज होती है, अभी जैसे हियरिंग एड में ट्रांसलेशन की फंक्शनैलिटी आ गई है। ओके, सो एज अ नॉर्मल पर्सन यू गो टू चाइना, आपको चाइनीज में बात करना नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने एक हियरिंग एड लगा रखी है तो हियरिंग एड विल डू द ट्रांसलेशन जॉब फॉर यू, और वो आपको चाइनीज को इंग्लिश में करके सुना देगा। ये नॉर्मल पीपल भी यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं, अभी कर नहीं रहे हैं, बट इन फंक्शनैलिटीज का फायदा यही है। जैसे अभी हम एप्पल वॉच पहनते हैं, तो कैसे उसमें मोशन डिटेक्शन है और आपने कितने स्टेप्स चले, ये वो। सो नाउ यू आर नॉट यूजिंग वॉच ओनली फॉर टाइम, इनफैक्ट टाइम हैज बीन जस्ट वन ऑफ द थिंग्स व्हिच यू यूज इट फॉर। तो उसी तरह से हियरिंग एड में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है फॉल डिटेक्शन का। जो प्रीमियम डिवाइसेस आप पूछ रहे थे ना कि भाई 8 लाख की मशीन क्यों आती है, फॉल डिटेक्शन से एक पेरेंट्स, बच्चे फॉरेन रहते हैं आजकल, कई घरों में ऐसा हो गया है, पेरेंट्स यहाँ रहते हैं, अचानक से गिर गए, बीपी की प्रॉब्लम है, मिडनाइट है, रात को गिर गए, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली अलर्ट जो है वो बच्चों के एसएमएस पे और उस पे चला जाएगा दैट दिस पर्सन हैज फॉलन। हियरिंग एड में फॉल डिटेक्शन है, एंड इट इज कनेक्टेड विद ब्लूटूथ टू योर फोन। सो वो फोन में जो इमरजेंसी फीचर होता है, इमरजेंसी नंबर है, वहाँ पे डायल आउट हो सकता है, ये हो सकता है। सो दीज थिंग्स आर देयर, सो इट कैन बी यूज्ड इन सच क्रिटिकल सिचुएशन, लैंग्वेज वाले सिचुएशन में, वो वॉक करने में कि कितने स्टेप्स चले, एंड अभी तो और भी इवॉल्व हो रहा है एआई वगैरह के साथ में। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इन नियर फ्यूचर इट विल बी अ थिंग जहाँ जनरल लोग भी उसको यूज़ कर पाएँ इन सब चीज़ों के हेल्प के लिए। बट जैसे अब आपने बताया कि क्या बोलते हैं, ये ट्रांसलेशन का भी काम कर रही है, हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर तो इसका सेल बढ़ जाना चाहिए, मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट बढ़ जानी चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। बट अगर मैं आपसे ऐसे पूछूं कि एक ट्रांसलेशन डिवाइस के लिए क्या आप हियरिंग एड लेना चाहोगे, तो मे बी अभी उतने लोग प्रिपेयर्ड नहीं है, मेंटली भी प्रिपेयर्ड नहीं है। प्लस इसमें जो रिसर्च कॉस्ट है वो तो हियरिंग एड वाला लगा है। इसका मतलब मे बी एक ट्रांसलेशन डिवाइस आप कम कॉस्ट में एक्सपेक्ट करें, क्योंकि आप उसका सिर्फ एक फीचर यूज कर रहे हैं, बट हियरिंग एड तो एक महंगी डिवाइस है बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ अदर फीचर्स। तो वी एक्सपेक्ट कि ग्रेजुअली एक्सेप्टेंस बढ़ेगा और इसका कॉस्ट नीचे जाएगा, क्योंकि रिसर्च कॉस्ट अगर ज्यादा यूनिट्स हो जाएंगे, बिकने लगेंगे, लो एक्सेप्टेंस बढ़ेगी, तो इसका कॉस्ट कम जाएगा। फिर मे बी आप सिर्फ उसको ट्रांसलेशन के लिए भी यूज करना चाहें, बट अभी इतने लोग ट्रांसलेशन वगैरह के लिए नहीं लेते हैं। हाँ, किसी को थोड़ा भी हियरिंग लॉस है तो वो तुरंत ले लेता है कि अच्छा चलो ट्रांसलेशन भी हो जाएगा, मेरा रिचार्ज भी हो जाएगा, ये हो जाएगा, सो लेट मी यूज अ डिवाइस। मिस्टर विश्वजीत, अभी बहुत सारी हमारी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है ना, आगे बढ़े उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप इस फील्ड में आए कैसे? अच्छा, सो क्योंकि बेसिकली मेरे को दिख रहा है कि आपको बहुत इंटेंस नॉलेज है और हम बहुत कुछ पूछने वाले हैं, तो मैं जानना चाहूँगा, है ना, जैसे आपकी जो पर्सनैलिटी है, आप मेरे को लगता है एज ए टीवी एक्टर्स भी आ सकते थे बट इसी फील्ड में क्यों आए और कैसे आए? सो बिकॉज ये सब्जेक्ट मेरे दिल के इतने पास है
और ओके। मैं इतना पैशनेट हूँ हियरिंग केयर को लेके कि मैं आपके सारे सवाल को बहुत तसल्ली से जवाब दूंगा, आराम से दूंगा, सो नो हरी नो प्रॉब्लम। बट अभी आपके क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। तो मैं ना यहाँ पे आपको अपने लाइफ के 2 इंसिडेंसेस शेयर करूंगा। मैं जब 12th क्लास में था, तो 11th क्लास सॉरी, तो जब मैं 11th क्लास में था तो मेरी ना स्कूल की फीस नहीं जा पाई थी। मेरे पेरेंट्स वी कम फ्रॉम बिहार, तो मेरे पेरेंट्स रिसेंटली दिल्ली शिफ्ट हुए थे, मेरा एडमिशन हुआ था, पापा की जॉब चली गई थी। तो मैं स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन फीस वगैरह अरेंज नहीं हो पाई, नहीं जा पाई। तो स्कूल वालों ने मुझे एग्ज़ाम नहीं देने दिया 11th का, तो मेरे पूरे क्लास ने एग्ज़ाम दिया। अब इस इंसिडेंस ने ना मुझे बहुत अंदर से कह लीजिए ब्रेक किया या शेक किया, इनफैक्ट नॉट ब्रेक किया। तो आई इंट्रोस्पेक्टेड, मैंने बोला कि यार दिस इज नॉट द वे जिस तरह से लाइफ जा सकती है, समथिंग हैज टू बी डन। तो दैट इज वेयर द स्पार्क फॉर एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड। ओके। अब जब मैंने सोचा कि कुछ करना है लाइफ में, तो मैंने अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया। तो जैसे ही मैंने 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई ख़त्म की, मैंने तुरंत जॉब करना शुरू कर दिया। बिकॉज नो मनी, नो बिजनेस बैकग्राउंड, तो करना तो मैं बिजनेस चाहता था, बट टू एक्सप्लोर मैंने पहले इधर जॉब ज्वाइन कर लिया। आई हैव 7 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, ओके। एंड ड्यूरिंग these 7 years आई हैव ट्राइड so many businesses, मतलब मे बी 8 or 10 if not more. ओके। तो मैंने कैब चलवाया, मैंने वेबसाइट बनाने का काम शुरू किया, मैंने एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया, मैंने वो डीएसए होता है बैंक अकाउंट खुलवाने का काम, तो बैंक्स का अकाउंट खुलवाने का काम किया। मैंने एक कॉल सेंटर स्टार्ट किया, सिम कार्ड बेचने का काम किया, एक सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट की, एक ट्रेनिंग बिजनेस स्टार्ट किया। सो ऑल दीज आई वाज डूइंग, एंड आई वाज लर्निंग बाय डूइंग बिजनेस। आई मीन दैट्स द ओनली एक्सपोजर आई हैड विद बिजनेस। मैंने कुछ फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया एंड था। आफ्टर जस्ट डूइंग +2 क्लास, यस। और सारे बाकी बिजनेस ही किए है ना? सारे नहीं, मैंने 7 साल मैंने जॉब किया है। Okay. और जॉब करते हुए मैं एक्सप्लोर कर रहा था ये Side सब by काम side, करके okay. कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो कहीं पैसे खराब हो रहे थे, कहीं नॉलेज नहीं था। एक आप ऐसे देखो ना कि एक 12th ग्रेड का बच्चा अगर निकल के ये सब चीज़ें ट्राई करेगा तो क्या क्या हाँ, पहले लॉस तो कुछ होगा। सीखने को काफ़ी मिल रहा था। But that's when one of my cousin was in the hearing industry, और उन्होंने मुझे बताया कि तुम hearing industry क्यों नहीं ट्राई करते हो। मैंने बोला hearing industry, मैंने आज तक किसी को hearing aid लगाते नहीं देखा, मतलब ये क्या है, आज भी इतना अवेयरनेस नहीं है। 15 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो इंडस्ट्री और भी नहीं थी। ये इंडस्ट्री इंडिया में 25 साल पुरानी है। 98-99 से हियरिंग एड, डिजिटल हियरिंग एड वगैरह इंडिया में आई है। अभी 2025 में 25-26 साल पुरानी इंडस्ट्री है। मैंने 15 साल पहले शुरू किया था। अभी यंग हुई है बेसिकली। हाँ, वेरी न्यू इंडस्ट्री इन दैट वे, अगर कंपेयर करें बाकी इंडस्ट्री से। तो हुआ क्या कि मैंने बोला चलो आई विल गिव इट अ ट्राई। मैंने हियरिंग का एक डिप्लोमा किया, पहले पढ़ा सीखा थोड़ा सा। देन आई स्टार्टेड अ स्मॉल क्लिनिक, बहुत छोटा सा एक ऑफिस मैंने इंदिरापुरम गाजियाबाद में शुरू किया। ठीक है। और मेरे इनिशियल एनकाउंटर्स जो है ना, उसमें से एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। एक पेशेंट थे हमारे, मैं उनके घर पे गया। साउथ दिल्ली में एक गांव है कोटला मुबारकपुर, छोटा सा, वहाँ पे उनके घर पे मैं गया। सो यस, दिस हमने हियरिंग इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट जो होम विजिट का कॉन्सेप्ट है वो हम लेके आए थे। उससे पहले बहुत सारे लोग, इट वाज बिलीव्ड कि हियरिंग चेकअप तो साउंड प्रूफ रूम क्लिनिक में ही हो सकता है। तो वी गॉट इन ऑडियोमीटर्स जो थोड़ा नॉइज को कट डाउन करता था, और हम घर पे विजिट करके सारा करते थे टू गेट मोर एक्सेस टू द कस्टमर्स। तो उसी में मैं इनके घर पे गया हुआ था चेकअप वगैरह करने। पहले दिन मैंने टेस्ट किया, फिर ऐसे ही एक इनविजिबल अंदर की मशीन आती है, वो अगले दिन बनवा के मैं इनके पास ले गया। जब मैंने इनको मशीन लगाया तो दिस गाय वाज 26 years old। 1 साल पहले इनकी शादी हुई थी जब ये 25 साल के थे। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ही हियरिंग एड लगाने के बाद अंदर गए। हस्बैंड को हियरिंग लॉस था, तो अंदर गए। 2-4 मिनट उन लोगों ने बातचीत की आपस में। फिर बाहर आके उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही थी क्या? उन जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो उनके फादर ब्रदर सब साथ में बैठे थे। और पूछा कि आप लोगों को आवाज़ आ रही थी क्या, हम जो बात कर रहे थे अंदर? सब ने बोला नहीं नहीं, हमें तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी। और दोनों ही हस्बैंड वाइफ की आंखों में आंसू था। और उसके बाद उन लोगों ने जो रिगार्ड दिया मुझे, और बिना खाना पीना किए हुए नहीं जाने दिया। और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि कैसे 1 साल से, शादी के बाद से, वो लोग आपस में बात भी नहीं कर पा रहे थे। सिर्फ खाना खाया या नहीं, पानी पीना है कि नहीं, इसके अलावे जॉइंट फैमिली थी तो ज़्यादा कुछ बात नहीं कर सकते थे ऊंचा बोल बोल के।
तो दोनों ही इतने वो थे। और मैं उसके बाद उस समय मैं बाइक से ट्रैवल करता था, तो बाइक से आते समय आई वाज फीलिंग सो पावरफुल कि मतलब मेरे अंदर वो स्किल है, वो कैपेबिलिटी आई जिससे मैं किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पाया। और ये जो फीलिंग थी उसने मुझे इस मिशन पे, इस पाथ पे वो करने को मजबूर किया कि सबको अपने जीवन में 30 साल 35 साल काम करना है, जो वर्क लाइफ होती है हमारी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करो जिससे आपको मौका मिले लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म करने का, then there's nothing better than that in your life if you get a purpose in your life. So since that day, hearing care became the purpose of my life. And then from one clinic, we went on to several clinics. Now we have hearing clinics across 26 cities in the country. Wow. And I do not measure कि मेरे clinics कितने हैं या मेरा revenue कितना है. Definitely all those are good numbers. लेकिन I always love to see the kind of impact we are making across customers. जो उनके अच्छे reviews आते हैं, जब वो खुश होते हैं, वो बताते हैं कि कैसे हमारी लाइफ में फ़र्क आया. So that made me like stay here, do work harder and harder every day in this industry. Excellent. वेरी नाइस। मेरे को लग रहा है अभी ये बिजनेस ना बन के मिशन बन गया होगा। Absolutely, absolutely. Even mission तो तब मुझे लगा था when he drive from India to London To with a London. car. हाँ, yes, and that is the part. जब मैंने बोला कि ये मिशन बन गया था, जैसा आपने बोला, तो उसी सेंस से आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अब जब मैंने देखा इस इंडस्ट्री में 10 साल काम करने के बाद भी कि अवेयरनेस लेवल इज सो लो, अभी भी लोग हियरिंग का कहाँ टेस्ट कराना है उनको नहीं पता है, या क्या प्रॉब्लम है तो क्या करना है वो नहीं पता है। तो मुझे लगा कि यूनिक प्रॉब्लम नीड्स यूनिक सॉल्यूशंस। Definitely. आप अगर मैं आता हूँ आपके पास, आप मुझे दोस्त हो मेरे, मैं मिलता हूँ, मैं आपको बोलता हूँ यार थोड़ा अपना हियरिंग का ख्याल रख, तो अब क्या एक्शन लोगे आप? मे बी आप बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगे उस पर डीप में बात करने में। बिल्कुल। तो टू रीच आउट टू मोर एंड मोर पीपल आई डिसाइडेड कि लेट मी डू अ ट्रिप फ्रॉम दिल्ली टू लंडन बाय रोड, and that's how more people will get connected to me, and I'll enhance this message of hearing awareness. That's how this concept started actually. Okay. Delhi to London road trip का. So traveling is definitely my passion नहीं हो तो आप ऐसे भी नहीं करोगे. Right. And hearing care is the purpose of my life. तो ऐसे मैंने अपने पैशन और पर्पस को मिक्स करके और ये ट्रिप करने का प्लान किया और इस जर्नी को पूरा किया अवेयरनेस के लिए। तो आपने ये अवेयरनेस के लिए पूरा ट्रिप प्लान किया जी। तो इस ट्रिप के अंदर सबसे पावरफुल या इमोशनल कोई मोमेंट? अरे दिस ट्रिप वाज लाइक once in a lifetime kind of trip, and definitely बहुत सारे moments थे। सवाल है मैं कौन सा बताऊं, जैसे जो ज्यादा दिल के करीब हो। हाँ ऑब्वियसली एक कंट्री जिसके बारे में हम लोगों को मीडिया ने या जो एक पर्सपेक्टिव बनता है, जो मेरा कंप्लीटली ब्रेक हुआ इस जर्नी से, वाज ईरान। ओके। हम हमेशा सुनते थे कि अच्छा ईरान में वॉर है या इस्लामिक रिजीम है, अभी भी द टाइम वी आर टॉकिंग अभी इसराइल और ईरान में वॉर वगैरह चल रहा है। तो हम वी एक्सपेक्टेड कि शायद वैसा ही कुछ होगा, हम चुपचाप उस कंट्री से अपना निकल जाएंगे, अपना रास्ते से ज़्यादा कुछ हम इन्वॉल्व नहीं होंगे एंड ऑल। जब हम वहाँ गए तो जैसे आप रोड पे जा रहे हो, कोई अचानक से मिल गया, बोला आप मेरे घर चलो। अब घर चलो एक नई कंट्री में तो डर लगा, हमने बोला नहीं वी आर फाइन, ऐसे करके नहीं हमें जाने दो, हमें लगा कहीं जबरदस्ती ना करें, वो भी ईरान जैसी कंट्री में। तो क्या है कि एक दो बार ऐसा हुआ तो हमने मना किया, जब तीसरी बार चौथी बार ऐसा हुआ तब मुझे लगा नहीं, यहाँ इट लुक्स लाइक इट इज पार्ट ऑफ देयर कल्चर, जहाँ पे वो गेस्ट को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि अगर आप हाईवे पे भी, हमें कोई मिल गया, हो गया था सीधे घर चलो, और हम फिर उसके बाद सही में एक दो लोगों के घर पे गए और जिस तरह का उन्होंने वेलकम और ट्रीटमेंट दिया, आज हमारे घर में हमारे रिश्तेदार भी आते हैं तो हम उतनी खुशी से वेलकम नहीं करते हैं। अच्छा। जिस तरीके से उन्होंने, उनका वो जमीन पे बैठने का होता है, जैसे अपने यहाँ ड्राइंग रूम होता है वैसे, तो जमीन पे बैठने का उनका ईरानी चाय होती है, ब्लैक टी काइंड ऑफ, डेट्स के साथ, खजूर के साथ सर्व करते हैं, तो बिल्कुल लोकल। उन लोगों ने अपने फार्म्स में घोड़े पाल रखे हैं और वो अपने घोड़ों पे हॉर्स राइड करवा रहे हैं वहाँ पे हमें, अपने पाले हुए घोड़ों पे। सो इट वाज सच एन एवरीबॉडी, मतलब ईरान में पूरा वी स्पेंट 7 days इन ईरान,
It was such a lovely experience traveling through Iran and all that. मतलब वो वैसे ही कर रहे थे दिल से, है ना? कोई उनका एकदम कोई नहीं, मतलब एक नॉर्मल बंदा जैसे वो अनार बेच रहा था रोड पे, हम रुके, सोचा अनार खरीद लेते हैं, गाड़ी में खाने आने का काम आएगा। तो जब रुके तो उसने बोला कि नहीं आप ये वाले मत लो, पीछे मेरा बाग है, दिखाया उस बाग की तरफ, आप वहां पे आ जाओ, वहां से ले लो। हमने बोला चलो फ्रेश देना चाह रहा होगा, हम गए घूमने, वहां से बोला जो मन है तोड़ लो, हमने तोड़ लिया। अब हमने बोला ठीक है अब बता दो क्या पैसे हुए। उसने बोला नहीं आपसे पैसे नहीं लेंगे। कमाल है यार। उसने बोला आप हमारे मेहमान हो तो आपसे पैसे नहीं लेंगे, और उसने अपने मन से पूरा अनार तोड़ के हमारी गाड़ी में रखा और सही में पैसे नहीं लिए। हमने उसको ऐसा सोवीनियर इंडियन करेंसी दिया कि आप ये रखो, तब आपको याद रहेगा कि इंडिया से कोई आया था। अब तो मेरे को लग रहा है जाना पड़ेगा ईरान। लवली प्लेस, यू शुड। नाइस। वैसे प्लानिंग कैसे की थी आपने कि लेट्स सपोज अभी जा रहे हैं रोड ट्रिप पे, तो हाउ यू विल एडुकेट द पीपल, कैसे कंट्री वाइज रुकेंगे, क्या क्या प्लानिंग्स थी ऑल ओवर टू गिव द अवेयरनेस? हाँ, तो 2 ऑब्जेक्टिव था। एक तो ये देखना था कि बाहर में लोग क्या अच्छा कर रहे हैं, यूनिक कर रहे हैं, जो हम इंडिया में ला सकें, ऐसा प्रैक्टिस यहाँ कर सकें। और दूसरा कि इस जर्नी के थ्रू सोशल मीडिया वगैरह से इंडियन ऑडियंस के साथ में कनेक्ट करके उनको अवेयर किया जाए। तो हमने इस पूरी जर्नी का व्लॉग बनाया। व्लॉग से हमारे साथ कई सारे लोग जुड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह किए इंडिया में जाने से पहले। तो इससे हमें एक अच्छा रीच मिला हमारे ऑडियंस के साथ डिजिटल मीडिया के थ्रू। और वहाँ पे उनको हमने समय समय से अवेयर किया कि हम लोग ये ट्रिप हियरिंग अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, हियरिंग लॉस एक इंक्रीजिंग प्रॉब्लम है, आपको चेक कराना चाहिए, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा ठीक है चलो अब मैं तुम्हें ईरान घुमाता हूँ। अब मैं तुम्हें ये गेटिंग माय पॉइंट कि अगर मैं 30 मिनट सिर्फ हियरिंग लॉस के बारे में बात करूंगा तो वी विल नॉट लिसन, कोई। लेकिन अगर मैं 30 मिनट उसको कोई उसके काम की चीज दिखा रहा हूँ और साथ में मैं कह रहा हूँ चलो अपना हियरिंग का भी ख्याल रखना, तो इट विल ट्रिगर समवेयर। तो दैट वाज द आइडिया। तो उस मैसेज के साथ में मैंने सोशल मीडिया, व्लॉग्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ये सब चीज़ें की। एंड ऑन द वे आई विजिटेड लॉट ऑफ कंपनीज हु मैन्युफैक्चर हियरिंग एड टू सी व्हाट दे आर डूइंग, हाउ दे आर मैन्युफैक्चरिंग, व्हाट वी कैन डू हियर इन इंडिया। कुछ हियरिंग के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वर्ल्ड में, उसको अटेंड किया। कुछ ग्लोबल हियरिंग क्लिनिक्स में गया टू सी हाउ दे आर प्रैक्टिसिंग, व्हाट डिफरेंट दे आर डूइंग। जैसे दे आर डेवलप्ड नेशंस, तो उनके यहाँ पे फैसिलिटी ये सब चीज़ें काफ़ी एडवांस्ड हैं। तो ऐसा क्या है जो as a practice, as a clinician, we are not doing here in India. Met lot of ENT doctors on the way, went to some audiology colleges जो पढ़ाते हैं. So all related to hearing during the journey. So all the visits we made, went to lot of embassies, जहाँ पे हमने वहाँ embassy के लोगों को भी educate किया, और फिर embassy के लोगों ने भी हमें बड़ा help किया कि आपको इस country से कुछ भी hearing related association करना है तो we will connect with you. तो that was the whole idea. तो इस जर्नी के दौरान बेसिकली आप जैसे मल्टीपल टाइप ऑफ लोगों से मिले इसमें, करेक्ट। तो उनका एटीट्यूड क्या था इस प्रॉब्लम को लेके, बेसिकली क्या, और इंडिया वालों का क्या है आज भी? बेसिकली क्या एक कंपैरिजन बता सकते हो आप, क्योंकि बिकॉज आप मिल के आए हो। हाँ बिल्कुल। तो क्या है कि थोड़ा सा अवेयर वेस्टर्न लोग डेफिनेटली ज़्यादा हैं हमारे यहाँ से। ओके, देखिए इंडिया में अभी करीब 150 करोड़ का पॉपुलेशन है, राइट। 150 करोड़ के पॉपुलेशन में एटलीस्ट 10% लोगों को सम डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस है। मतलब करीब 15 करोड़ लोगों को हियरिंग की प्रॉब्लम है। बट ओवरऑल पॉपुलेशन का करीब 6% जो है उनको डिसेबलिंग हियरिंग लॉस है। मतलब करीब 9 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको डिसेबलिंग हियरिंग लॉस बोलते हैं। मतलब उनका जो बेटर ईयर है दोनों में से, उसमें भी 50% का लॉस है, और दूसरा जो है वो 50 या 50 से ज़्यादा होगा। तो करीब 9 करोड़ लोग हमारे देश में हैं जिनको डिसेबलिंग हियरिंग लॉस है। अब अगर इंडिया में मैं बात करूं कि पिछले 3 सालों में जिन लोगों ने हियरिंग की ट्रीटमेंट ली हो, मैं मान के चल रहा हूँ 3 साल 4 साल पहले भी किसी ने हियरिंग डिवाइस ली तो वो आज यूज कर रहा होगा। तो ऐसे टोटल पिछले 3 साल में मुश्किल से 15 लाख या 16 लाख लोग होंगे, अगेंस्ट 9 करोड़ पीपल हु आर सफरिंग। मतलब नॉट इवन 2% पेनिट्रेशन। आज के डेट में हमारे देश में अगर 100 लोगों को सुनने की प्रॉब्लम है तो उनमें से 2 लोगों के पास भी सॉल्यूशन ये नहीं पहुंचा है। इट इज हाईली अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट। वहीं पे वेस्टर्न कंट्री से आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे, तो वहां पे कुछ कंट्रीज में 100 में से 40 लोग तक हियरिंग डिवाइस यूज करते हैं अगर उनको प्रॉब्लम है। तो मींस द पेनिट्रेशन इज अप टू 40%, व्हिच इज रियली हाई। कुछ जगह पे ये 20-25% भी है वेस्टर्न कंट्रीज में भी। Okay. तो
कई जगह पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पॉलिसीज, इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ऑलरेडी बहुत फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली बर्डन नहीं आने देती। बर्डन नहीं आने देती, और साथ में लोगों का अर्निंग लेवल भी हाई है। तो बाहर में अगर किसी की सैलरी $2,000-3,000 है तो वो आराम से 2-3 लाख रुपए कमा रहा है। अगर उसको $1,000 की हियरिंग एड खरीदनी भी है 1 लाख रुपए की, तो वो आराम से अफोर्ड कर सकता है। हमारे यहाँ पे पहला अफोर्डेबिलिटी, अवेयरनेस, उसके साथ में देयर इज एब्सोल्युटली नो सपोर्ट फ्रॉम इंश्योरेंस, फ्रॉम गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, इस तरह के प्रोग्राम में नहीं। बेसिकली क्या इंश्योरेंस में कवर नहीं करते हैं या हाँ नहीं करते, कवर ही नहीं करते? कवर ही नहीं करते। ओके। और गवर्नमेंट कुछ प्रोग्राम्स के थ्रू, एनजीओ वगैरह के थ्रू करती भी है सपोर्ट। तो हमारे यहाँ गवर्नमेंट की क्या मेंटालिटी है कि टेंडर निकालो, जो सबसे सस्ती वाली डिवाइस आ जाए वो वाली कर दो, बांट दो। तो इवन जो काम हो भी रहा है उससे भी लोगों का खास फायदा नहीं हो रहा है। कुछ लोगों को थोड़ी मोड़ी चीज मिल रही है, एटलीस्ट ना से हाँ तो सही, बस उतना ही हो रहा है, और वो भी बहुत छोटे लेवल पे हो पा रहा है। तो वहाँ पे इंश्योरेंस के साथ में गवर्नमेंट ही सब्सिडाइज कर देती है, अवेयरनेस ज़्यादा है, तो वेरी गुड पेनिट्रेशन। आप सोचो 2% एंड 40% पेनिट्रेशन। तो वी होप कि अब इंडिया में अवेयरनेस बढ़ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, हम ये 2% को 10% भी लेके जा पाएं तो इट विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट इन द कमिंग ईयर्स। मतलब काफी बेटर बना पाएंगे हम लोगों की लाइफ को। हम अपनी लोगों की लाइफ को। एक ये चीज़ भी आती है, जैसे स्पेक्स पहले नहीं हम देखते थे कि छोटे बच्चों ने लगाई हुई है, बड़े ही लगाते थे, बट आजकल ये फैशन बन चुका है। इवन जिन लोगों को नहीं भी आईसाइट की प्रॉब्लम, दे यूज्ड टू हैव द एंटी क्लेयर लेंसेज, कि वो ग्लासेस लगा रखे हैं, हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। ये फैशन बनता जा रहा है धीरे धीरे स्पेक्स लगाना। बट अगर ईयर्स की बात करें, ये लोग आज भी आई थिंक हेजिटेट करते हैं टू यूज दैट डिवाइसेस। सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस? लेकिन अगर आप स्पेक्स में भी देखें तो आज से 30-40 साल पहले स्पेक्स को लेके भी वैसा ही स्टिग्मा था। शुरुआत में लोग वो शीशे के स्पेक्स आते थे, आपको अगर याद हो बचपन में कभी देखा हो आपने, तो एक्चुअल जो ग्लास होता है उससे बनते थे स्पेक्स, बहुत हैवी होते थे, और अगर आपने स्पेक्स लगाया तो इसका मतलब है कि आपको दिखने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन ग्रेजुअली कैसे हुआ, स्पेक्स की टेक्नोलॉजी बढ़ी, लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ा, अवेयरनेस बढ़ा, और आज ऐसे ऐसे स्पेक्स आते हैं कि मैं और आप कई बार लॉस नहीं भी है तब भी हम उसको लगाना चाहते हैं, सिर्फ स्क्रीन के लिए और उसके लिए। तो जैसा मैं आपसे शेयर कर रहा था कि अब हियरिंग डिवाइस में भी पहला मिथ क्या था कि बहुत बड़े पॉकेट वाले तार वाली मशीनें आती हैं, वो लगाना होगा, मशीन बड़ी होगी, दिखेगी, या अगर मैंने मशीन लगा ली तो लोग समझेंगे कि बहरा है। बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। आपको हो सकता है 20-30% थोड़ा सा नॉमिनल लॉस हो, क्लैरिटी की प्रॉब्लम हो, और उसके लिए भी इनविजिबल रिचार्जेबल सोल्यूशन है, फॉल्ट डिटेक्शन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, ऑल दीज थिंग्स, AI है। तो अब क्या है कि आपको लॉस कम भी है, बट आपको चाइना जाना है, तो आप सोचो कि यार ठीक है, वो ट्रांसलेटर वाली हियरिंग डिवाइस ही यूज़ करते हैं। तो नाउ द एक्सेप्टेंस इज गेटिंग बेटर, एंड वी होप कि आने वाले सालों में ये भी चश्मे की तरह लोग मतलब हेजिटेट ना करें। जिसको भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ जिसको नहीं है प्रॉब्लम वो एटलीस्ट ना लगाए, लेकिन जिनको प्रॉब्लम है एटलीस्ट वैसे लोग जरूर इसको यूज करें और अपनी लाइफ को बेटर करें। आई थिंक मेरे हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज जैसे अब आपने बताया कि स्पेक्स के साथ हुआ है, तो आई थिंक हियरिंग के साथ भी हो जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग पहली बार आके ट्राई करें। जो लोग ट्राई कर रहे हैं उनका एक्सेप्टेंस रेट बहुत हाई है, बहुत अच्छा है, बिकॉज दे आर गेटिंग दैट बेनिफिट। उन्होंने ट्राई किया। हम भी अपने यहाँ पे हम इसीलिए फ्री होम विजिट प्रोवाइड करते हैं कि सबसे पहला हेजिटेशन होता है ना यार, कौन टाइम निकाल के 1 घंटे टेस्ट कराने जाएगा, 2,000 रुपये खर्च करके आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, आपके घर पे विजिट करते हैं, घर पे ही टेस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हियरिंग एड का ट्रायल करा के देते हैं कि आप पहले एक्सपीरियंस करो, सी द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट इज गेटिंग चेंज्ड। फिर आपको अगर ये डिवाइस अच्छी लगती है देन यू गो फॉर परचेज। आई अंडरस्टैंड दिस हाई वैल्यू परचेज, बट हम रिस्क आपके ऊपर नहीं देना चाहते हैं। वी विल टेक द रिस्क, हम आपको ट्रायल कराएंगे तब। तो अब जो एक्सेप्ट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, उनको तो तुरंत एक्सेप्ट हो रहा है, बट द प्रॉब्लम इज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वो तो हियरिंग स्क्रीनिंग वाले लूप में ही नहीं आ पा रहे हैं वो, तो इसलिए वो टाइम लग रहा है। बट ये ना वो कहते हैं वो डोमिनो इफेक्ट जो होता है, तो अब क्योंकि इस पे काम करना शुरू हो गया है, तो आज 10 लोगों को फायदा हुआ, उन्होंने 10 और को भेजा, कल ये 20 लोग हो जाएंगे जो और 20 को बताएंगे। तो ये इसका जो ग्रोथ है वो ग्रेजुअली बहुत डोमिनो इफेक्ट के साथ बढ़ना चाहिए, इज व्हाट वी आर आल्सो एक्सपेक्टिंग।
तो अभी हम रोड ट्रिप के बारे में बात कर रहे थे, इंडिया टू लंदन। हाँ ईरान के बारे में आई वाज वेरी हैप्पी, मतलब हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जो आपने अभी शेयर किया। और कोई इंटरेस्टिंग कंट्री जहाँ जाकर आपको लगा कि या इट वाज वर्थेबल? हाँ। सो वन एक्सपीरियंस आई हैड कि इस पूरे ट्रिप में ना, मतलब मैंने जब दुनिया घूमा तो मुझे समझ में आया कि पूरी दुनिया आपको हेल्प करने के लिए खड़ी है। अच्छा। मतलब मैं आपको एक एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि हम यूरोप में आपको कार का इंश्योरेंस लेना होता है अगर इफ़ यू आर एंटरिंग दैट कंट्री। तो हमने रोड परमिट ले लिया था, हमने जो कार का एक पासपोर्ट कहते हैं कार नेट, वो बनवा लिया था, बट इंश्योरेंस समहाउ मैंने नहीं लिया था वहाँ का। ओके। आई वॉज अंडरस्टैंडिंग कि शायद वहाँ मुझे बॉर्डर पे ही इंश्योरेंस के काउंटर्स होते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन समहाउ मैंने रात को एंटर किया मिडनाइट 1-1:30-2 बजे, तो वो बंद था, तो मैं ले नहीं पाया। तो जैसे ही मैं बल्गेरिया कंट्री के बॉर्डर पे पहुंचा तो मैंने वहाँ ऑफिसर को बताया कि इमिग्रेशन ऑफिसर को कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, जब वो डॉक्यूमेंट्स मांगा और सब चेक किया। तो अब इमिग्रेशन ऑफिसर ने बोला कि मैं आपको बिना इंश्योरेंस के अंदर तो नहीं जाने दे सकता कंट्री में। लेकिन वो खुद टेंशन में आ गया बेचारा कि वो मुझे कैसे जाने दे। मेरे से ज्यादा परेशानी हो आ गया। फिर उसने बोला देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे लिए कि आई विल कॉल अ टोइंग ट्रक, आप अपनी कार को टोइंग ट्रक पे रख लो और ट्रक में बैठ के आप चले जाओ इंश्योरेंस ऑफिस में। मतलब ही फाउंड अ वे जहां पे वो लॉ भी ब्रेक ना करे, एंड ही ट्राइड टू हेल्प मी इन अ वे कि आप सोचो टोइंग ट्रक बुला के, और उसने मुझे इंश्योरेंस ऑफिस भेजा, फोन करवाया वहाँ ऑफिस में, और उन्होंने तुरंत हैंड टू हैंड मुझे इंश्योरेंस इशू किया। नॉर्मली 2-4 दिन लगते हैं इंश्योरेंस आने में। सिमिलरली अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ कंट्रीज में, सो नॉर्वे वाज लाइक out of the world. No country I have seen is near beautiful as Norway. अच्छा। मतलब जो नॉर्दर्न लाइट्स होती है, ऑरोरा हंटिंग कहते हैं उसको, मुझे क्या लगा कि मैं वहाँ जाऊँगा, नॉर्दर्न लाइट्स वाला टाइम है, नवंबर के आसपास का समय था, होटल की खिड़की खोलूंगा नॉर्दर्न लाइट्स दिख जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। वो आसमान में ऐसे नहीं दिखता है। यू सिट ऑन अ बस ऑन अ गाइडेड टूर, देयर इज अ गाइड, वो रात भर हंटिंग करता है उस नॉर्दर्न लाइट्स की ढूंढने के लिए। ओके। सो थ्रू आउट द नाइट यू ट्रैवल, और जहां पे वो नॉर्दर्न लाइट्स दिखता है वहां पे रुक के आप रात के 2 बजे बॉनफायर करते हो और खाना पीना करते हो, एंड यू पार्टी, एंड देन यू कम बैक मॉर्निंग 4-5 o'clock। तो ये एक्सपीरियंस ही बिल्कुल अलग है। आई वेंट फॉर वेल वॉचिंग। इंडिया में बहुत सारे जंगल सफारी ये सब गए थे, लोग कहते हैं अच्छा ये देखो ये शेर के पैरों का निशान है। तो वो दिखा के वापस भेज देते हैं। हमारा एक्सपीरियंस तो यही था। वी वर होपिंग कि वेल वॉचिंग के लिए ले जा रहे हैं, दिखा देंगे ये देखो यही पानी में वेल रहती है कहीं अंदर। हाँ बिल्कुल। लेकिन यू वोंट बिलीव, हमारे बोट के बगल में वेल्स ऊपर नीचे ऐसे पानी के अंदर वो जंप कर रही हैं, एंड वी वर सो शॉक्ड टू सी ऑल दैट। मतलब वो इलेक्ट्रिक बोट में जाते हैं ताकि उनके एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंस ना हो, और वहां जाके बोट को बंद कर देते हैं, एंड वो जो सीजन होता है वहां पे वेल्स आई होती हैं, मतलब ओशन के बीच से वहां पे, और यू कुड सी लाइव वेल्स जंपिंग प्लेइंग और ऐसे करके। आई वाज सो, तो बहुत ही मजेदार। रिस्की नहीं होता वो? नहीं, रिस्की नहीं होता है क्योंकि वो एक तो बोट बड़ा होता है, वो दूर से वो मूवीज में वो मेगलोडॉन वाली जो मूवी है क्या, मैग 2 मैग 3, नॉट दैट, ऐसा नहीं होता। वेल्स नॉर्मल क्रिएचर है, नॉर्मल साइज के, तो ऐसा नहीं होता है। इवन मैं आपको बताऊं, मैं जब फ्रांस में रुका तो मोस्टली व्हाट हैपेंस, आप घूमने जाओगे तो आप पेरिस चले जाओगे या जो मेजर सिटी है वहां चले जाओगे। वी स्टेड इन अ सिटी कॉल्ड ला बुले, वेरी स्मॉल सिटी, 10,000 लोगों का पॉपुलेशन है, सी के किनारे, बीच सिटी है। ज्यादातर लोकल्स आते हैं क्योंकि ऐसी पॉपुलर सिटी नहीं है कि दूर दूर से इंटरनेशनली लोग आए, तो ज्यादातर आसपास के जो लोग हैं वो आते हैं। नाउ वी स्टेड देयर फॉर 2-3 days एंड सच अ लवली प्लेस, लविंग पीपल। आप जा रहे हो वहाँ बीच पे, वो वेव सर्फिंग वगैरह करा रहे हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। So it was fantastic experience. We could see the inner side of a country, of all the countries we visited. Not the tourist spots, rather जो local लोग जैसे रहते हैं, जो अच्छी जगह हैं, उनको experience करना. So that it was life transforming for me as well as a person. Okay. मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी ओपन अप हुई। एक वो जो हेजिटेशन था ट्रैवल को लेके, दुनिया को लेके, ये समझ में आया कि कैसे सारे लोग, पूरी दुनिया आपको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बैठी है। मतलब मैं तो बहुत एनकरेज करता हूँ लोगों को, एंड आई वुड से कि अगर जो भी लोग ये देख रहे हों, दे शुड ट्रैवल द वर्ल्ड, सी, गो आउट, मीट पीपल। हमारे अंदर कुछ शिफ्ट होता है, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है उससे। जैसे अब आपने मतलब इतना सब चीज़ें ऑब्जर्व की,
फॉर एग्जांपल एनी आपका कुछ स्पेशल कि किस तरीके से देखना चाहिए, किस नज़रिए से देखना चाहिए? क्योंकि देखो पता है क्या चक्कर है, मैं भी गया यूरोप गया, मैं मैड्रिड गया, स्पेन गया, पेरिस गया, बार्सिलोना गया, है ना, अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, बट ऐसा क्या मतलब बंदा किस तरीके से उसको ऑब्जर्व करे या देखे? करेक्ट। तो होता क्या है कि हम अगर बिल्कुल जैसे पॉपुलर स्पॉट्स ये वो पे जाते हैं ना, तो हम भी टूरिस्ट की तरह जाते हैं और टूरिस्ट की तरह आ जाते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस द कंट्रीज, ट्राई टू एंगेज विद द लोकल पीपल एज मच एज पॉसिबल। ऐसे जगह पे ऐसी इवेंट्स, ऐसी चीज़ें अटेंड करें। जैसे मैं भी मैड्रिड गया था, अब वहाँ पे आई वेंट फॉर टू सी बुल फाइटिंग। ओके। और आई डोंट नो इफ यू हैव सीन दैट और नॉट। वो बुल फाइटिंग मतलब वो इट इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे सही में अभी भी बुल फाइट करते हैं और बुल को सही में मार देते हैं जान से। ओके। तो जो फाइटर्स होते हैं मतलब वो अपने आंखों के सामने, मतलब मी एंड माय वाइफ वी वेंट फॉर दिस ट्रिप। मेरी वाइफ की तो आंखों से आंसू निकल गए थे बिल्कुल वो लाइव फाइट में। लेकिन एनीवेज, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ के लोकल लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे रहते हैं, उनके लिए इट इज़ अ स्पोर्ट। हम क्रिकेट कैसे एंजॉय करते हैं स्टेडियम में, उतने बड़े स्टेडियम में उतने सारे लोग वो बुल फाइट एंजॉय कर रहे थे। तो टू सी दैट, टू मीट दैट, फिर कुछ फ्रेंड्स वगैरह थे वहाँ पे जिनसे हम मिले। तो आई से कि हमेशा छोटे जगह पे या वहाँ के जो लोकल रियल लोग हैं उनसे मिलके वो जो एक्सपीरियंस मिलता है वो अपने आप में बड़ा वो हाँ एक लर्निंग वो क्योंकि होता है। बेसिकली क्या टूरिस्ट स्पॉट्स तो जाके आप देख आप लोगे, जाते हो, कुछ कोई फायदा नहीं होगा। मॉन्यूमेंट है आपने देख लिया, फोटो खींच लिया, दैट इज वन एक्सपीरियंस। मे बी कई बार आप जाते हो तो पहली बार आप वो करना चाहो, बट देन व्हेन यू स्टार्ट ट्रैवलिंग अ लॉट या आप उस पर्पस से जाते हो कि नहीं लेट मी सी दैट कंट्री, द रियल साइड ऑफ दैट कंट्री, तो फिर आप छोटे शहर में जाते हो। छोटे शहर वालों को इतने टूरिस्ट लोगों की आदत नहीं है। उनके लिए कोई भी बाहर से आया है तो वो आपसे जेन्युइन दिल से मिलेंगे, उस सिटी के बारे में बताएंगे, कितनी पुरानी है, कब है, ऐसे करके वो घुमाने लगेंगे आपको। तो उसमें बड़ा मजा आता है। मेरे को लगता है तब ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो आप उस सिटी के कल्चर को, उस सिटी के लोगों को। करेक्ट। राइट। थ्रू आउट द ट्रिप पर्सनली आपके लिए सबसे बड़ा लेसन क्या था इस ट्रिप के अंदर? हाँ, तो जैसा मैंने शेयर किया कि हियरिंग अवेयरनेस तो मेरा एक कॉज था ही, जिससे काफ़ी सारे लोग रिलेट हुए और मैं अपने मैसेज को एनहेंस कर पाया। लेकिन ऑन अ पर्सनल लेवल मुझे बहुत लर्निंग मिली, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मेरे अंदर का, और मेरे लिए वो पूरी दुनिया ओपन अप हो पाई। एक्सेस मिल पाया मुझे पूरी दुनिया का कि कैसे हैं लोग, क्या है। कुछ सेंस में पूरी दुनिया में लोग एक जैसे ही हैं, मतलब इट इज ऑल ह्यूमन टू ह्यूमन। स्किन कलर अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा अलग हो सकता है, पहनावा थोड़ा अलग हो सकता है, बट मोस्टली इट इज ह्यूमन टू ह्यूमन। मैक्सिमम लोग हम जैसे, सबसे बड़ा फियर क्या होता है इंडिया में भी, आप अगर अकेले ट्रैवल कर रहे हो तो कोई चीट ना कर ले, कुछ गलत ना कर ले। अब प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोग पूरी दुनिया में 1% भी नहीं है, लेकिन फियर उनकी वजह से है। और 99% जो अच्छे लोग हैं, जो रियल वर्ल्ड है, हमारे दिमाग में वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव वो 1% हो गया है कि यार उस कंट्री में तो ऐसा ही होगा, कहीं कुछ लोग गलत कर देंगे, कुछ चीट कर लेंगे। तो वो पर्सपेक्टिव में अपना चेंज कर पाया कि नहीं, वर्ल्ड इज नॉट दैट 1%, वर्ल्ड इज द अदर 99% गुड पीपल हु आर आउट देयर। राइट। वो आई थिंक सबसे बड़ी चीज है मेरे को लगता है, बिल्कुल, जो लोगों को समझनी भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, बिना हमने बातों के बीच में ना, अभी आपने बीच में एक बार बताया कि इनविजिबल डिवाइस उसको लगा दी, तो मुझे एक चीज़ ये कंफर्म करनी थी, ये किस बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि उसे इनविजिबल लगेगी या बड़े वाली डिवाइस लगेगी? सबसे इम्पॉर्टेंट एज एन ऑडियोलॉजिस्ट जब हम डिसाइड करते हैं तो हमारे लिए हियरिंग लॉस होता है कि कैसा हियरिंग लॉस है। इट इज़ नॉट वन साइज फिट्स ऑल। बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लेते हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पहला कि आपके लॉस के हिसाब से सही डिवाइस चुननी ज़रूरी है। उसका पावर कितना होगा, सब लोगों को इनविजिबल या कान के अंदर की मशीन नहीं लग सकती है। कुछ केसेस में हमें आपके कान को बिल्कुल ओपन रखना ज़रूरी होता है। मतलब उस केस में अगर हम आपका कान बंद कर दें एक कान के अंदर की डिवाइस से, तो आपको हियरिंग एड अच्छी नहीं लगेगी कभी भी। तो टू एनालाइज ऑल दिस, सबसे पहले हम हियरिंग टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद राइट शेप, राइट पावर ऑफ द डिवाइस चूज करते हैं, और थर्ड स्टेप में हम उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। सो आंखों के लॉस में क्या होता है, अगर आपको कोई चीज नहीं दिख रही है से 10 फीट की दूरी पे, तो 10 फीट की दूरी पे कोई भी खड़ा है आपको नहीं दिखेगा या ब्लर दिखेगा, राइट।
हियरिंग में ऐसा नहीं होता है। अगर 10 फीट की दूरी से आपको नहीं सुनाई दे रहा है तो हो सकता है कि आपकी आवाज सुनाई दे दे और मुझे उनकी आवाज ना सुनाई दे, ओके। क्योंकि क्योंकि लाउड होगी। सबकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी पे मुझे लॉस है, उतनी ही लाउडनेस पे उतनी ही दूरी से मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, और दूसरी फ्रीक्वेंसी पे मुझे उतना लॉस नहीं है, ठीक है, तो मुझे दिक्कत नहीं हो रही है। तो टू एडजस्ट दिस, हियरिंग एड इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड डिवाइस। उसको आपके हिसाब से कंप्यूटर से डिजिटली प्रोग्राम किया जाता है। ओके। तब हम जब आपको वो डिवाइस लगाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होती है। सेम हियरिंग एड कोई और यूज कर लेगा तो उसको नहीं काम करेगी। ओके। तो एंड दिस इज द प्रिसिजन विच इज नीडेड, और इसीलिए इसका वो कॉस्ट जो हमने Cost बात जो किया, है थोड़ा ये, कॉस्ट मैं भी समझ हाई गया। होता है, सब डिजिटल होती हैं, प्लस एक प्रोसेस है, एक टेक्निकल उसके थ्रू। चश्मे की तरह नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया, अब 4 साल तक आप वही यूज करोगे। इसमें हो सकता है 6 महीने बाद आपका हियरिंग लॉस 5-10% चेंज हो जाए, बढ़ तो जाए उसको या घट जाए? घटता तो नहीं है, मोस्टली ओके। बढ़ता है। लेकिन हाँ, ये है कि कुछ लोगों का 2-4 साल पे बढ़ता है, कुछ लोगों का 6-8 महीने पे 5% बढ़ गया। तो हम सेम हियरिंग एड को रिकैलिब्रेट कर देते हैं। ओके, यू डोंट नीड टू बाय अ न्यू हियरिंग एड। ठीक है। तो सेम हियरिंग एड बट उसके लिए फिर से वो डिजिटल प्रोग्रामिंग, ये वो। तो हियरिंग एड एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आपको आगे भी सर्विसेज की जरूरत है। जरूरत पड़ती है। तो इसलिए इट इज नॉट ओवर द काउंटर प्रोडक्ट राइट नाउ। गॉट इट। आइज़ का जैसे हम समझ पाते हैं कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो चुका है आजकल, दैट्स वाई पावर हमारी कम हो रही है आइज़ की, और बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ रही है। हियरिंग का सबसे बड़ा कारण क्या है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है हियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर? एक एज रिलेटेड हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो तो होती ही है, बट उस एज रिलेटेड प्रॉब्लम में, जैसा मैंने बताया कि पहले 50-60 साल के बाद वो एज रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ती थी, आज शायद वो लेट 30s में या 40s में ही एज वाली प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जितना हम नॉइस पोल्यूशन से एक्सपोज्ड हैं, जितना हम आजकल मेडिसिन वगैरह जो लेते हैं, ये ओटोटॉक्सिक होती है, हमारे कान पे बहुत जोर डालती है। जैसे अगर किसी को ज़्यादा जुकाम होता है या साइनस वगैरह की प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों को बहुत हाई चांस है कि अर्ली एज में हियरिंग लॉस हो जाएगा। क्योंकि जितनी भी ये जुकाम वगैरह की, नोज वगैरह की मेडिसिन्स हैं, ये सब कान पे बहुत असर डालती हैं। बाहर में, फॉरेन में तो जल्दी देते ही नहीं है मेडिसिन। जुकाम अगर हो जाए तो जो ईएनटी डॉक्टर है वहाँ पे बोलते हैं जाओ 2-4 दिन में, 5 दिन में खुद ठीक हो जाएगा थोड़ा। सो दैट्स हाउ। यस। और इंडिया में क्या है, हमारे यहाँ की कुछ भी हुआ तो तुरंत गोली लिख दो, इवन घर में भी पड़ी होती हैं, अगर खुद कोल्ड से भी हम ले लेते हैं। तो अब ये सब चीज़ क्या है कि इस तरह का लाइफस्टाइल जो है हमारा, और उसके अलावे बाकी भी चीज़ें, चाहे हम वाटर वगैरह की बात करें, तो ये सारी चीज़ें अब उसकी क्वालिटी डाउन हो गई है, तो ये सब एड्स अप, और इससे हियरिंग लॉस इज अ परमानेंट लॉस। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर आपको 40% हियरिंग लॉस हो गया, नाउ यू आर नॉट गोइंग बैक एवर। वो कभी हम वो रिकवर कभी नहीं कर रिकवर सकते। नहीं होगा। तो वो वहाँ पे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमने एक सही हियरिंग एड लगा लिया तो मे बी वो 40% 50% पे ही रह जाएगा लाइफ टाइम या आगे तक भी, क्योंकि कानों पे जोर नहीं पड़ेगा ना। जैसे अब चश्मा नहीं लगाओ तो आंखों पे काफ़ी जोर डालना होता है, ऐसे करना होता है देखने के लिए। सिमिलरली अगर कान पे भी प्रॉब्लम है और आप नहीं लगा रहे हो डिवाइस, तो हमेशा हमारे नर्व्स को एक स्ट्रेन करना पड़ रहा है आवाज़ को सुनने के लिए। बट अगर आपने हियरिंग एड लगा लिया तो यू आर नॉर्मल, तो अब फर्दर डिटोरिएशन नहीं होगा। तो इसी तरीके से हियरिंग का जो है बढ़ता जा रहा है प्रॉब्लम। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बट आई वांट दिस आंसर फ्रॉम यू बिकॉज आप इस फील्ड में हैं। जो हमारी हेयर डिवाइसेस हैं वो सिर्फ अमीर लोग ही परचेज कर सकते हैं। गरीब लोगों के लिए क्या सोल्यूशन है सो दैट दे कैन ऑल्सो हेल्दी रह पाए, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो? हाँ, तो मैं गरीब लोगों से भी पहले मैं कहता हूँ जो नॉर्मल लोग हैं, पहले उनकी बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। देखिए, एक जनरल साइंस है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ऑक्सीजन जो कि ब्लड से ट्रैवल करता है उसका फ्लो अच्छा है, तो उस बॉडी पार्ट का हेल्थ अच्छा रहेगा। आप देखो जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आजकल, हमारा वो फैटी लिवर है, ये है, तो कहीं ना कहीं वो ब्लड फ्लो को रोकता है और उससे वो परेशानियां बढ़ती हैं। तो जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, आप अगर देखें बाबा रामदेव भी जो सिखाते हैं अनुलोम विलोम वगैरह, तो उन केसेस में जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके कान में
फ्रेश एयर जाता है, फ्रेश फ्लो ऑफ ऑक्सीजन होता है, जिससे ज़्यादा समय तक हेल्दी रहने के चांसेस हैं। तो इन जनरल बाकी जितने भी लोग हैं, अगर हम योगा का थोड़ा सा भी 15 मिनट यूज़ करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ हियरिंग एंड ऑल्सो आइज़ वगैरह के लिए भी अच्छा होता है वो। तो अब हम आते हैं कि जिनको प्रॉब्लम है और उनके पास अगर अफोर्डेबिलिटी नहीं है, एक सेगमेंट है जो बड़े शहरों में रहता है, अच्छा कमाता है, तो चलो ये 50,000 वाली डिवाइसेस एंड अबव वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। बट बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी डिवाइस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो सोल्यूशन है, ये डिजिटल डिवाइसेस की मैं बात कर रहा था जो लगभग 20-25 हज़ार की एक कान के लिए आती है, बट देर आर सम मोर ऑप्शंस जो करीब 10,000 रुपए की भी आती है। Okay. तो इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग अवेलेबल फॉर एवरीबडी, इट्स नॉट कि बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन वी होप पहला कि जैसे जैसे इसका क्वांटिटी बढ़ेगा द प्राइस विल रिड्यूस, दैट्स नंबर 1। और वी होप कि सून इन इंडिया वी विल बी एबल टू डेवलप सच टेक्नोलॉजी, और हम कर पाएंगे जिससे हम इंडियन कंज्यूमर को फोकस करके प्राइसिंग कर पाएंगे। इंडिया में अगर लोग 5,000 10,000 अफोर्ड कर सकते हैं, तो हम उस प्राइस रेंज में चीज़ों को उनके लिए ला पाएंगे। एज ऑन डेट वी डू नॉट हैव, मतलब बिल्कुल 2-4 हज़ार में कुछ नहीं है हमारे पास में। कुछ लोग वो कुछ हियरिंग एड चाइनीज़ टाइप की यूज़ करते भी हैं, बट वो बिल्कुल ही काम की नहीं होती है, वो तो रिकमेंडेड भी नहीं है। हाँ, लेकिन 10-12 हज़ार से सोल्यूशन अवेलेबल है जो अभी के समय में लोगों को यूज़ करना चाहिए। वी होप की क्वांटिटी बढ़ेगा तो फर्दर और प्राइसिंग बेटर होना चाहिए। इनफैक्ट एक और चीज़ है मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि सिमिलरली हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लोग ना हियरिंग क्लिनिक तक भी नहीं आना चाहते हैं टेस्ट करने के लिए। सो वी आर सेल्फ आर डेवलपिंग अ टेक बेस्ड सोल्यूशन जहाँ पे हम एक मोबाइल ऐप बना रहे हैं, आप अपने घर बैठे अपना हियरिंग टेस्ट कर सकते हैं। ओके, और वो कितना एक्यूरेसी पे रहेगा? उसका एक्यूरेसी क्लिनिकल लेवल का नहीं है। क्लिनिकल लेवल में अगर हम 3% तक एक्यूरेसी है तो हम उसको क्लिनिकल लेवल मानते हैं। ओके। बट अगर 3% से ज़्यादा डेविएशन होने के चांसेस हैं तो हम उसको स्क्रीनर लेवल पे एक्यूरेसी मानते हैं। तो इसका स्क्रीनर लेवल का एक्यूरेसी रहेगा, मतलब आपको इतना बता देगा कि लॉस है या नहीं है, मीडियम लेवल का लॉस है या बहुत हाई लेवल का लॉस है, जिसके बाद आपको एक अंदाज़ा लग गया तो आप फर्दर क्लिनिकल टेस्ट के लिए जा सकते हैं। तो कब लॉन्च कर रहे हैं आप ये वाली? इट इज़ ऑलरेडी मेड, इट इज़ इन बीटा टेस्टिंग, तो होपफुली वेरी सून, मे बी अ मंथ्स टाइम और सो इट विल बी आउट। आई थिंक दैट विल हेल्पफुल। दैट्स द आइडिया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एटलीस्ट स्क्रीन कर पाएँ, अपने आप को अवेयर हो पाएँ। आप देखो मेट्रो वगैरह में आजकल अगर हम जाते हैं, कितने लोग ईयरफोन लगाए रहते हैं। नाउ ईयरफोन, इससे हमेशा लॉस बढ़ता जाएगा अगर ईयरफोन इतनी अर्ली एज से पूरे पूरे दिन लोग लगाते हैं। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ऐसा सोल्यूशन है कि यार चलो एक मोबाइल ऐप आ गया है, जस्ट टेस्ट योर हियरिंग। अगर थोड़ी दिक्कत लग रही है तो अर्ली स्टेज में ही आप एटलीस्ट एक चेकअप कराओ, और कुछ एक्शन लेना है तो आप ले सकते हो। इवन आजकल जॉब्स भी ऐसी आ चुकी है, हमारे जो वीडियो एडिटर्स हैं दे हैव टू, मतलब काम के लिए उनको सारा दिन लगाना ही पड़ेगा। कुछ कॉल सेंटर्स हैं जहाँ लोग पूरे दिन लगाते हैं ऐसे करके, तो ऐसे लोग अपना इस ऐप से स्क्रीनिंग कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थोड़ा अपना प्रोफेशन भी चेंज करने की सोच सकते हैं, या कई बार प्रोफेशन चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन कुछ चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एडिटर की बात की, अब अगर वो एडिटर फुल साउंड पे लगातार सुन रहा है तो बहुत हाई चांसेस हैं कि उनको हियरिंग लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर वो साउंड कंट्रोल्ड है, 60% से कम साउंड है और लगातार 1-1 घंटे नहीं यूज कर रहे हैं, तो वो हियरिंग लॉस हो सकता है उनको ना हो। तो बच्चे जब सुनते हैं तो वो फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं, लगातार 2-3 घंटे तक सुन रहे हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। हियरिंग में हम कहते हैं एक 60-60 रूल, लेस देन 60% वॉल्यूम, लेस देन 60 मिनट्स। तो नेग्लिजिबल चांसेस हैं कि प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगा। प्रोफेशन है, करना है, बट थोड़ा सा अगर गैप ले लें बीच में, वॉल्यूम को कम रखें, तो उनको परमानेंट हियरिंग लॉस होने से बचाया जा सकता है अवेयरनेस करा के। ये अच्छा था, 60% मतलब वॉल्यूम पे देखें और 60 मिनट से नीचे ही देखें। नाइस। अभी आपने बात की थी हम लोग उसको डिजिटल एड्स कोई भी लगा देंगे। डिजिटल और एनालॉग, इनके बीच में मतलब किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं? हाँ, तो अभी जो मैं आपको बता रहा था कि हम हियरिंग लॉस टेस्ट करेंगे, फिर उसके हिसाब से वॉल्यूम सेट करेंगे, प्रोग्राम करेंगे। सो ये सारे डिजिटल फीचर्स हैं। हम आपका लॉस अपने कंप्यूटर में फीड करेंगे, अपने कंप्यूटर से उस हियरिंग एड को कनेक्ट करेंगे, और उस लॉस के हिसाब से एम्पलीफाई करने का इंस्ट्रक्शन इस डिवाइस को दिया जाएगा। ठीक है।
बट एक एनालॉग हियरिंग एड को कोई समझ नहीं है हाँ, कि आपका लॉस कैसा है, वो बिल्कुल कंप्यूटर से कनेक्ट नहीं हुई, राइट। उसमें सिर्फ वॉल्यूम कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसा मैंने बताया कि एक फ्रीक्वेंसी पे आपको 50% लॉस है हम्म, और सेम साउंड पे दूसरी फ्रीक्वेंसी पे आपको 70% लॉस है। ओके अब जब एनालॉग में हम बढ़ा रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे 70% लॉस है वहाँ पे 30% आवाज़ जाए और जहाँ 50% लॉस है वहाँ 70% आवाज़ जाए। ओके मतलब कोई आवाज़ तो आपको सुनाई भी ना दे हियरिंग एड लगाने के बाद, और कोई आवाज़ जो है वो बहुत शोर वाला हो। तो इसलिए एनालॉग हियरिंग एड तो अब हम रिकमेंड भी नहीं करते हैं और ओके बहुत रेयरली यूज़ करते हैं लोग। इवन जो मैं आपको अपनी मिनिमम डिवाइस भी बता रहा हूँ 10-12 हज़ार रुपए के प्राइस वाली, वो डिवाइस भी प्री प्रोग्राम्ड आती है बट डिजिटल डिवाइस है। ओके सो इट हैज़ ऑल द डिजिटल फीचर्स, नॉइज़ वगैरह कट करने का फीचर्स, लेकिन ये है कि उसमें कुछ सेटिंग्स पहले से प्रोग्राम करके डाल दी गई हैं ताकि वो रियल टाइम प्रोग्रामिंग ना हो सके। हम इनिशियली बात कर रहे थे स्पेक्स को बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं, इवन गुड स्टार्स दे यूज टू प्रमोट गुड ब्रांड्स। यस यस। तो आपको लगता है कि इंडस्ट्री में हियरिंग सॉल्यूशंस को लेके भी प्रमोशंस आएंगी या फिर इंडस्ट्री चेंज होगी आगे? मुझे इंडस्ट्री लगता विल है सपोर्ट और अस। मुझे ऐसा लगता है कि इसकी बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट मैंने कई प्लेटफॉर्म पे पहले भी बताया है, हियरिंग इंडस्ट्री इनफैक्ट नेगेटिवली प्रोमोटेड है। आप कुछ मूवीज़ पे ध्यान दीजिए, जैसे शायद पीकू मूवी आई थी एक, हाँ अभी रणबीर कपूर की वो मूवी आई थी एनिमल, राइट बिल्कुल। तो उनमें भी उनको हियरिंग लॉस जी। हुआ था एंड ही वाज यूजिंग अ डिवाइस। पीकू में भी मिस्टर अमिताभ बच्चन वाज यूजिंग अ डिवाइस। राइट लेकिन आप देखें तो हियरिंग लॉस और हियरिंग डिवाइस को दिखाने के लिए उन सब लोगों ने बहुत बड़ी हियरिंग एड, तार वाली राइट हियरिंग एड, ऐसी हियरिंग एड जो उठा के वो फेंक रहे हैं और बड़ा दिखा रहे हैं, वैसी डिवाइस को दिखाया गया है, जबकि द ट्रूथ इज एग्जैक्टली ऑपोजिट। राइट आज के डेट में अगर कोई हियरिंग डिवाइस यूज करता है, अगर मैं लगाया हूँ हियरिंग एड, आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने हियरिंग डिवाइस लगा रखा है। तो अब क्या है कि अगर वो इनविजिबल डिवाइस किसी के कान में लगाएंगे तो जो ऑडियंस है उसको पता कैसे लगेगा कि इन्होंने हियरिंग एड, तो हियरिंग लॉस दिखाने के लिए उल्टा उनको बड़ी डिवाइस दिखानी पड़ती है, जिससे और नेगेटिव प्रमोशन होता है कि देखो हियरिंग एड तो दिखती है, एक सटल मैसेज जाता है। राइट जाता है। तो इसको प्रमोट करने की जरूरत है और सही वे में प्रमोट करने की जरूरत है, जिससे एक्सेप्टेंस बढ़े, ना कि लोग और रिजेक्ट करें। अगर इस सीन को थोड़ा एक्सटेंडेड करके दिखाते कि मतलब उसे हियर लॉस हुआ है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला अरे इनविजिबल ऐप दिखेगी भी नहीं, तो एक लाइन होता, उनको उसके बाद उस हियरिंग एड को दिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और अवेयरनेस भी बढ़ जाता साथ में। मतलब यानी कि बेसिकली का जो डर है लोगों को कि यार इतना बड़ा अपने कान पे पुट अप करना पड़ेगा, मतलब वो लोग क्या कहेंगे वाली जो बात है वो एटलीस्ट सेटल हो जाती है। हाँ। तो ये इनफैक्ट मेरा मैसेज है हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से। देयर आर प्रोड्यूसर्स, देयर आर पीपल जो जेन्युइनली एक कॉज के लिए काम करते हैं। हमारी इंडस्ट्री में भी आमिर खान ने सत्यमेव जयते और अवेयरनेस को लेकर कितने अच्छे कैंपेन्स किए हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ये मैसेज उन तक पहुंचना चाहिए कि कैसे हियरिंग एक इतना ग्रोइंग कंसर्न है पूरे वर्ल्ड में। तकरीबन अभी के समय में 800 करोड़ लोग के आसपास में हैं और उनमें से 150 करोड़ लोगों को सुनने की प्रॉब्लम है। आने वाले समय में 2050 तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1000 करोड़ लोगों की होने वाली है। 1000 करोड़ मतलब 10 बिलियन, और ऑलमोस्ट 250 मिलियन को हियरिंग लॉस होगा। इसका मतलब है कि लगभग 25% लोगों को हियरिंग, मतलब 1 आउट ऑफ 4 लोगों को हियरिंग लॉस होने वाला है। अभी 1 आउट ऑफ 4 के आसपास को हियरिंग लॉस है। सो इट इज डिसेबिलिटी एट अ लार्ज स्केल। सो वी नीड टू टेक एक्शन, क्यूमुलेटिव एक्शन टुगेदर, ताकि इसका अवेयरनेस करके हम कम से कम लोगों को मतलब जितना बचा सकें इससे अवेयर कर सकें। राइट। अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल जिनको हो चुकी हुई है उनको तो अवेयरनेस करके हम लोग अपने पास ले आएंगे। हाँ। जिन्हें नहीं हुई है और होने वाली है, हाँ, उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस या कुछ सावधानी जो वो बरतें तो आगे नहीं होगी। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि एक तो लाउड नॉइज से जितना बच सकें, मतलब कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइज, जैसे लेट्स से कि नाइट क्लब्स वगैरह हैं जहाँ बहुत लाउड म्यूजिक होता है जी। आप अगर वहाँ जा भी रहे हैं तो नॉइज कैंसिलेशन ईयरफोन्स आते हैं या ऐसे ही इनविजिबल ईयर प्लग्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। वेयर यू एंजॉय द म्यूजिक, एंजॉय द बीट्स,
बट एट द सेम टाइम ट्राई टू प्रोटेक्ट योर हियरिंग। मतलब बहुत वहाँ पे 140 120 डेसिबल से भी ज़्यादा की आवाज़ होती है। और अगर आप 2-3 घंटे नाइट क्लब में बैठते हो, आप जब बाहर निकलोगे थोड़ी देर आपके कान को 5 मिनट लगता है वापस सेटल होने में, नॉर्मल होने में, सेटल होने में। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है थोड़ा सा अपनी हियरिंग का ख्याल रख के। जितनी ओटोटॉक्सिक मेडिसिन्स हैं उसका ख्याल रखें, ज़्यादा ना लें, या डॉक्टर से कंसल्ट करें कि बहुत पावरफुल मेडिसिन ना दें। बेसिक ज़ुकाम वगैरह है तो लाइट मेडिसिन दें। डॉक्टर्स अवेयर हैं, उनको पता है कि कब लाइट मेडिसिन देनी है। बट थोड़ा सा अगर हम भी अवेयर हों तो इन सब खुद से मेडिसिन ना लें। जितने भी अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब का तो डेफिनेटली एक नेगेटिव इफेक्ट होता है बॉडी के ऊपर में। तो वो समटाइम्स कई बार ब्लड प्रेशर, शुगर जिन लोगों को होता है उनको भी बहुत एडवर्सली इफेक्ट होता है हियरिंग लॉस के ऊपर में। क्योंकि कई बार उनका अगर बीपी शूट करता है तो उस केस में वो हियरिंग पे भी इफेक्ट डाल सकता है। तो ऐसे लोग खास करके सतर्क रहें। दिवाली वगैरह के बाद हमारे पास कई केसेस आते हैं कि कान के पास में किसी ने बम फोड़ दिया, अचानक से हियरिंग लॉस हो गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर अवेयर हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में ऐसा नॉइज़ है, ये है, तो या तो वो ईयर प्लग यूज़ करें या थोड़ा सा वैसी आवाज़ों से दूर रहें। तो दीज आर दी बेसिक्स जो हम थोड़ा, जैसा मैंने योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताया, अगर थोड़ा सा भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हम करते हैं तो वो हमें बहुत ही, हमारा जो पुराने ये तरीके हैं रहे हैं योगा वगैरह के, वो हमारे बॉडी के लिए इतनी अच्छे हैं कि हमें आज के जिम वाले वर्ल्ड में हम कई बार उसको वेटेज नहीं देते हैं। बट एक बेसिक 10 मिनट 15 मिनट योगा का एक्सरसाइज हमारे बॉडी पार्ट्स को इतना फ्रेश रखता है और हमारी लॉन्गेटिविटी बढ़ा देता है, जो एक जिम 1 घंटे करने के बाद भी शायद ना वो रिजल्ट मिले। और भी ऐसी कोई एक्सरसाइज या है, जैसे आपने ये भी बताया था भी 60% वाला, 60% हो गया, योगा हो गया, और भी कुछ? हाँ, ईयर प्लग नहीं लगाएं ज़्यादा समय, या ऐसी ज़रूरत है तो जैसा मैंने बताया कम लगाएं। योगा है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज है, दीज आर द जेनरिक थिंग्स। राइट। क्या आपने ऐसे यंग लोग देखे हैं जो सिर्फ लोग क्या कहेंगे कि डर से हियरिंग एड्स रिजेक्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। यंगस्टर्स, क्या मैं बताऊं तो इवन कई बार सीनियर लोग भी, ओल्ड एज लोग भी दिखाना नहीं चाहते हैं अपने सर्कल में, क्योंकि आज भी हियरिंग एड को एक डिसेबिलिटी से रिलेट किया जाता है। अच्छा, आपने हियरिंग एड लगाया है मतलब आप में कुछ कमी है, आपको हियरिंग। एक ऑफिस में किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है क्योंकि वो हियरिंग एड लगा रहा है। ऐसा भी है? ऐसा भी है। मतलब मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ का इंसिडेंस नहीं है, मॉरिशस से हमारे पास में एक पेशेंट आए थे एंड ही वाज अ बैंक एम्प्लॉई। उसने बोला कि अगर मॉरिशस में पता लग गया कि मैंने हियरिंग एड लगाया है तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। वो वहाँ का गवर्नमेंट बैंक था। तो उन्होंने बोला कि मुझे इतनी इनविजिबल डिवाइस आप दो कि किसी को नहीं पता लगना चाहिए, नहीं तो मेरी जॉब चली जाएगी और मेरे लाइफ की बात है, मेरी शादी होने वाली है, और ऐसे करके। तो हमने उनको बहुत ही छोटी इनविजिबल डिवाइस बना के दी ताकि ना दिखे। फॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में वैसी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन फिर भी एक ऑफिस में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं, एक किसी को हियरिंग लॉस है, वो काम करने में अच्छा भी है, तो भी जो अपॉर्चुनिटी आती है वो उसके कोलीग को दी जाती है। और इसका साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है इस हियरिंग लॉस वाले पर्सन के ऊपर। इनके ऊपर में हियरिंग लॉस से इतनी दिक्कत नहीं है उनको लाइफ में, जितना इस तरह के सोशल प्रेशर से ये इनको परेशानी होती है। तो अब इसी वजह से जो लोग हैं वो कई बार नहीं अभी भी एक्सेप्ट करते हैं या लगाना चाह रहे हैं। अब धीरे धीरे, जैसा मैंने बताया कि अवेयरनेस थोड़ा बढ़ रहा है, बेटर हो रहा है, लोग ये समझ रहे हैं कि चश्मा लगाना कोई डिसेबिलिटी नहीं है। एक चश्मा लगाया हुआ आदमी भी ऑफिस में उतना ही अच्छा काम कर सकता है जितना बिना चश्मा लगाया हुआ वाला आदमी कर रहा है। तो वैसे ही हियरिंग एड भी, अगर एक हियरिंग एड लगाया हुआ आदमी और बिना लगाए हुए आदमी के काम की क्वालिटी में, ब्रेन की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आना है। एंड दिस मोर एंड मोर पीपल हैव टू अंडरस्टैंड। तो ऐसे ही अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और आई एम श्योर करेंगे और ज्यादा लोग। क्या हियरिंग लॉस को हम एक इनविजिबल एपिडेमिक कह सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। द स्केल इट इज देयर। अगर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड किसी ऐसी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है तो इट शुड बी सीन एज एन एपिडेमिक, जहाँ पे सब लोगों को वॉर फुटिंग पे एक्शन लेने की जरूरत है। मतलब गवर्नमेंट, इंश्योरेंस एजेंसीज, वी एज केयर प्रोवाइडर्स, पेरेंट्स, स्कूल टीचर्स, ताकि इसको मास लेवल पे हैंडल किया जा सके। क्या हियरिंग लॉस ट्रीटेबल है? तो 2 तरह या की डिवाइस की ही जरूरत पड़ेगी हमेशा? तो 2 तरह का हियरिंग लॉस होता है।
पहला हियरिंग लॉस हो सकता है आपको कान के पर्दे में अगर छेद हो जाए, अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाए, कान के पर्दे के पीछे एक फ्लूइड होता है, अगर उसमें कुछ इम्बैलेंस हो जाए, कान के अंदर का बोन है, अगर उसके मूवमेंट में कई बार कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है वहाँ पे, जिससे वो बोन्स मूव नहीं कर पाते हैं, तो अगेन साउंड आपके ब्रेन तक नहीं पहुँच पाती। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब ट्रीटेबल है, मेडिसिन से ट्रीटेबल हैं। आपके कान के बाहर वैक्स जमा हो गया, तो डॉक्टर्स उसको क्लीन करके निकाल सकते हैं। तो अगर कान के पर्दे में कुछ परेशानी आ गई तो उसकी सर्जरी की जा सकती है। तो अगर ये पर्दे में प्रॉब्लम थी और लॉस आपका 60% हो गया, तो हाई चांसेस हैं कि सर्जरी के बाद वो नियर टू नॉर्मल आ जाएगा, एटलीस्ट 10-20% लॉस के आसपास में आ जाएगा। लेकिन जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है, ये सेकेंड टाइप ऑफ हियरिंग लॉस होता है, जिसमें अंदर की नर्व्स वीक होने लगती हैं, या वो हेयर सेल्स जो इन साउंड को प्रोसेस करता है, वो हेयर सेल्स डैमेज होने लगते हैं। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, इसके लिए सिंपल सॉल्यूशन है हियरिंग डिवाइस। जैसे चश्मा लगाना एक सिंपल सॉल्यूशन है, थोड़ा सा आई साइट हुआ, आप ऑपरेशन कराने की नहीं सोचते हैं कि आंखों में लॉस हुआ तो ऑपरेशन क्या है या दवा क्या है। तो सिमिलरली उसमें सेंसरी न्यूरल लॉस होता है, तो हम उसमें अगर हियरिंग एड लगाएं तो लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, आगे लॉस नहीं बढ़ता है। ओल्ड एज लोगों को ज़्यादातर यही सेंसरी न्यूरल वाली प्रॉब्लम होती है, अनलेस कुछ कान में दर्द हुआ या कोई प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से लॉस है। अगर वैसा नहीं है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस इन दैट केस। ओके, जैसे आपने बताया कि आइज के केस में तो ऑपरेशन करा सकते हैं, ऐसा ईयर के केस में भी होता है? इन सर्टेन केसेस, जैसे एक केस जो मैं आपको न्यू बॉर्न वाली बात बता रहा था, कि अगर 1000 बच्चे बर्थ लेते हैं और उनमें से 3-4 को बाय बर्थ हियरिंग लॉस होता है, अब हाई चांसेस हैं कि ऐसे बच्चे का अंदर का जो पार्ट होता है, कॉक्लिया बोलते हैं, कई बार वो डेवलप ही नहीं हुआ है ठीक से। उनका वो एज वाला या सेंसरी नर्व्स वीक होने वाली प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई बॉडी पार्ट है जो डेवलप ही नहीं हुआ है, या ज्यादातर केसेस में ऐसी परेशानी देखी गई। अब इनके लिए सर्जरीज आती हैं, कि इनका कॉक्लियर इम्प्लांट करके वो आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगा दिया जाता है। बट उसमें भी एक डिवाइस हियरिंग एड जैसी बाहर में लगी हुई होती है जो साउंड को अंदर भेजती है, और इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए वो इम्प्लांट होता है। तो यही एक स्पेसिफिक केस है जिसमें इम्प्लांट्स रेकमेंड किया जाता है। बट अगर मान लीजिए आपको नॉर्मल 40-50% हियरिंग लॉस है, तो सर्जरी मेक्स नो सेंस। उस केस में आप सीधे हियरिंग एड लगाते हैं और सिंपल लाइफ रहती है, उसमें कुछ जरूरत ही नहीं पड़ती है सर्जरी। आजकल ना एक लाइफस्टाइल टर्म आई है जो कि हम सेव करवाते हैं जैसे ही बेबी हुआ, एंड कहते हैं कि उसके साथ ऑर्गन्स डेवलप हो सकते हैं। सो इज इट आल्सो कंसीडरेबल फॉर द ईयर पार्ट आल्सो? स्टेम सेल थेरेपी की आप बात कर रहे हैं, करेक्ट। सो स्टेम सेल थेरेपी इज गेटिंग वेरी पॉपुलर दीज डेज। We don't have any concrete research right now जहाँ पे ये कॉक्लिया वगैरह वाला पार्ट हम स्टेम सेल से बना पाए so far. But this advanced level of research going on in this field, वो जो टिनाइटस की प्रॉब्लम है जिसमें लगातार आवाज आती है, कॉक्लिया डेवलप होने की जो प्रॉब्लम है, या हेयर सेल्स के वीक होने की प्रॉब्लम है, इन 2-3 प्रॉब्लम्स को स्टेम सेल से क्योर करने को लेके काफ़ी एडवांस लेवल पे रिसर्च चल रहा है। अभी हमारे पास इसका यूज्ड केस नहीं है जहाँ पे प्रैक्टिकली किसी पे किया गया हो और अच्छे रिजल्ट्स रहे हो। वी डोंट हैव दैट राइट नाउ, बट होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड वेरी सून ये सब टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। एंड हियर जैसे कि अभी हम सुनना बंद हो चुका है, हमें एक ही सोल्यूशन है, वी हैव टू अप्लाई द डिवाइस ओनली, या हम मेडिसिन से भी रिकवर कर सकते हैं? तो मैंने बताया 2 तरह का हियरिंग लॉस है। अगर आपके कान में दर्द है, अगर कोई परफोरेशन है ईयर ड्रम्स में, अगर वैक्स का ब्लॉकेज है, अगर बोन्स पे कैल्शियम डिपॉजिट है, इन सब प्रॉब्लम की वजह से अगर लॉस है, तो हम मेडिसिन खा सकते हैं, क्लीन करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं। और ये इसको कंडक्टिव हियरिंग लॉस बोलते हैं, कि आवाज़ अंदर ही नहीं जा रही है इन प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उनको मेडिसिन और ट्रीटमेंट से ठीक किया जा सकता है। बट अंदर में, इनर ईयर के अंदर में जाके, जहाँ पे नर्व्स होते हैं, जो नर्व्स हमारे कान को ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, हेयर सेल्स होते हैं जो उन आवाज़ को, मैकेनिकल सिग्नल को प्रोसेस करते हैं, ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं, वो पार्ट्स में जो प्रॉब्लम आती है उसको मेडिसिन से या इससे नहीं क्योर किया जा सकता है, उसके लिए डिवाइसेस आते हैं। जहाँ तक हमारी कन्वर्सेशन हुई, मुझे ये समझ में आ रहा है हियरिंग लॉस रिवर्सेबल तो नहीं है शायद, है ना? वो हो गया तो हो ही गया, इज नॉट रिवर्सिबल, करेक्ट, बिल्कुल।
तो अभी हम कुछ मिथ एंड फैक्ट्स पे हाँ। बात करते हैं जो कि कॉमन दुनिया के मायने में कुछ और हो सकता है, बट आप बताएंगे वो सच है या नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरत है उसकी, हाँ। बहुत सारे मिथ्स हैं हियरिंग को लेके। हियरिंग एड्स सिर्फ बूढ़े एज्ड लोगों के लिए होते हैं। हाँ, तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दिस इज़ अ मिथ। हियरिंग लॉस किसी भी एज में हो सकता है, न्यूबॉर्न को भी हो सकता है, यंगस्टर्स को आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो दिस इज़ अ मिथ, और हियरिंग लॉस किसी भी एज में अफेक्ट कर सकता है। हियरिंग लॉस एकदम होता है? ज़रूरी नहीं है कि सडन हियरिंग लॉस हो। कुछ केसेस में ब्लड प्रेशर वाले की वजह से अगर हुआ, या ओटोटॉक्सिक मेडिसिन की वजह से हुआ, आवाज़ सडन आवाज़ की वजह से हुआ, ऐसे केस में लॉस सडन होता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, या कानों पे प्रेशर पड़ने की वजह से धीरे धीरे लॉस बढ़ रहा है, तो उसमें ग्रेजुअल डिटोरिएशन देखा जाता है। हियरिंग एड से एम्बैरेसमेंट बढ़ती है। हाँ, दिस इज़ अ मिथ, क्योंकि हियरिंग एड की जगह अगर आपको हियरिंग लॉस है तो उससे ज़्यादा एम्बैरेसमेंट होगी। ओके, राइट। अगर आप राइट। कहीं जाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, करना पड़ता है, या आप कुछ का कुछ जवाब देते हैं, इमेजिन द काइंड ऑफ एम्बैरेसमेंट देन। राइट, वो तो ज़्यादा है। वो ज़्यादा है। बल्कि हियरिंग एड तो आज की डेट में इनविजिबल भी है, आपने Right. लगा लिया, हो सकता है किसी को पता भी ना लगे। बिल्कुल। तो इट इज़ नॉट द हियरिंग एड, इट इज़ द हियरिंग लॉस विच क्रिएट्स एम्बैरेसमेंट। 100%। लो वॉल्यूम हेडफोन सेफ होते हैं? हेडफोन लगातार यूज़ करना इज़ नॉट रिकमेंडेड। चाहे वो लो हो चाहे अगर वो हाई हो? हाँ बिल्कुल, इवन अगर वो आपने सिर्फ हेडफोन, आजकल लोग एयरपॉड्स लगातार ऐसे लगाए रहते हैं, राइट। उससे भी अंदर बैक्टीरिया का जो मल्टीप्लिकेशन है वो फास्ट होता है, नॉट हेल्दी फॉर द ईयर्स। ओके। तो अगर यूज करना ही है तो लो वॉल्यूम पे यूज करें, 60% से कम वॉल्यूम पे यूज करें, और 60 मिनट से कम यूज करें। 15 मिनट, आधा घंटा इज रिकमेंडेड टाइम, उससे ज़्यादा लगातार यूज ना करें। सर जैसे हम लोगों को पता है कि भाई बॉडी चेकअप जनरली हम लोगों को साल में या 6 महीने में एक बार करा लेना चाहिए। अब एज यू आर द एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, तो हियर का चेकअप बेसिकली, लिसनिंग का चेकअप, ये कब और किस टाइम और कितने गैप में कराना चाहिए? एक हेल्दी एडल्ट को 1 साल में भी कराते हैं तो चलेगा, ठीक है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है वी शुड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी। अबव 50 ईयर्स हर 6 महीने पे कराना चाहिए। ओके। हर 60 साल से ऊपर में 3 में से 1 लोगों को हियरिंग लॉस होगा। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप 50-55 की उम्र क्रॉस करते हैं तो हर 3 में से 1 आदमी को हियरिंग लॉस है। तो इट इज़ बेटर कि हम जितनी जल्दी उसको टेस्ट करा के और डिटेक्ट कर पाएं। अगर डिटेक्ट नहीं करते हैं तो ये बढ़ता है? तो बढ़ता है, क्योंकि स्ट्रेन पड़ता रहता है नर्व्स पे, और उसकी वजह से वो बढ़ता है। राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज में हियरिंग का जिक्र क्यों नहीं है जबकि ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है? देखिए, देश के पास ना बहुत सारी परेशानियां हैं, तो ये परेशानी बट छोटी ये है? बहुत बड़ी है, तो हम आज बात बिल्कुल कर रहे हैं बिल्कुल तो। बड़ी है। लेकिन वही बात है कि अगर मैं पार्ट ऑफ गवर्नमेंट हूँ और मुझे ये सोचना पड़े, तो आज हमारे यहाँ पे जो बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है, अगर किसी को कैंसर का इलाज कराना है और किसी को पैर टूटने का इलाज कराना है, तो अभी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे देश में कई जगह पे डेवलप नहीं है। तो अगर एक प्रायोरिटी ऑफ थिंकिंग की मैं बात करूं, तो इसलिए गवर्नमेंट के उस प्रायोरिटी लिस्ट में ये इंडस्ट्री नहीं आई है। दूसरा, ये अभी तक उतनी हाईलाइट भी नहीं हुई थी। तीसरा, ये इंडस्ट्री खुद में नहीं है, 25 साल से ही है। रादर बाकी सारी इंडस्ट्री, डॉक्टर्स वगैरह 100 साल से भी ज़्यादा से हैं हमारी कंट्री में। कई हॉस्पिटल्स हैं जो 100-100 साल पुराने हैं, वेयर एज ये इंडस्ट्री 25 साल पहले। तो अब गवर्नमेंट का भी नज़र इसके ऊपर में आ रहा है, ये इसका क्वांटम भी बढ़ रहा है, ये प्रॉब्लम भी तेज़ी से बढ़ रही है, सोल्यूशन भी अब अच्छे आए हैं। आज से 25 साल पहले इतना अच्छा सोल्यूशन नहीं होता था। तो पिछले 10-15 सालों में जो टेक्नोलॉजी आई है वो इतनी अच्छी है कि लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आई थिंक द टाइम इज़ नाउ राइट, नाउ इज़ द राइट टाइम जहाँ पे गवर्नमेंट, मेडिकल प्रोफेशनल्स, पेरेंट्स, टीचर्स इस पे साथ में मिलके काम करें, ताकि हम इस बड़े आने वाले पैंडेमिक को एक तरह से रोक पाए। और आई थिंक मेरे को लगता है बेटर ही बनेगा सब कुछ अगर हम रोकते हैं। हाँ, करेक्ट, सबके लिए इट इज इम्पोर्टेंट। अभी हम इंडिया की बात कर रहे थे, तो इंडिया में आयुर्वेदा बहुत फेमस है और हम फॉलो भी करते हैं आयुर्वेदिक चीज़ों को। तो कानों को हम कैसे सेफ रख सकते हैं आयुर्वेदा को यूज़ करके? तो आयुर्वेद जो हमारे देश में रहा है, हमेशा से बहुत इफ़ेक्टिव रहा है।
इनफैक्ट अगर मैं योगा वगैरह की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं वो उन्हीं ट्रेडिशनल चीज़ों से जुड़ा हुआ है, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, योगा। तो हेल्दी लिविंग, हेल्दी ईटिंग एंड हेल्दी हैबिट्स लाइक योगा, ये क्यूमुलेटिव हमारे हियरिंग हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ओके। लेकिन अगर किसी को हियरिंग लॉस हो जाता है तो उसके बाद देयर इज नॉट मच ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ आयुर्वेदा, फिर वी विल हैव टू कम टू दी आजकल की जो मेडिसिन हैं, राइट। एज इन डिवाइसेस हैं, उस मेडिकल डिवाइसेस, उसकी तरफ आना पड़ता है। ओके। आपको क्या लगता है हमने हियरिंग के लिए उतना किया है अवेयरनेस के लिए जितना हम लोग रील्स एंड ट्रेंड के लिए करते हैं? अभी तक तो हमने कुछ भी नहीं किया है। अगर मैं अपना पर्सपेक्टिव दूं इस पे तो मतलब नॉट इवन 1% अहेड। बहुत सारे लोग अभी हमारे देश में होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि अगर हियरिंग लॉस है तो क्या करना है, या हियरिंग का भी कोई क्लिनिक होता है, हियरिंग का कोई टेस्ट होता है इतना प्रिसाइज, या ऐसी डिवाइसेस आती हैं। इसका इन उनके उसमें है ही नहीं, उनके थॉट में या उनके एनवायरनमेंट में उनको पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। तो इसलिए अब इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोगों ने मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट किया, ताकि हम इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आज डिस्कस कर पाए आपके साथ में, आप लोगों की वजह से। एंड आई एम श्योर कि इस पॉडकास्ट के थ्रू भी बहुत सारे लोग देख पाएंगे। बट आई एम श्योर कि अब आने वाले समय में अवेयरनेस ग्रेजुअली और बढ़ेगा। आपके हिसाब से क्या ज़्यादा डेंजरस है, बीइंग अनहियर्ड या फिर नॉट बीइंग एबल टू हियर? हाँ, तो हमारे पास ना कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि सर आपके पास कोई ऐसी मशीन है जिसमें मेरी वाइफ मेरी बात सुन ले। तो अगर कोई इंटेंशनली नहीं सुन रहा है तो अभी तक उसकी डिवाइस तो हमारे पास नहीं है। लेकिन अदरवाइज बीइंग अनहर्ड इज अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। मतलब not being able to hear somebody, as I told, it disconnects you from life. Right. आप अपना लाइफ जीना बंद कर देते हो या कम हो जाता है। आप सोचो कि एक ओल्ड एज पर्सन है, जब वो यंग थे तो ही वॉज मैन ऑफ द हाउस, वो पूरा घर चलाते थे और शादियों में जाते थे तो सारे लोग उनके अराउंड, उनके बोले बिना कोई काम नहीं होता था। आज के डेट में, आज उनकी उम्र 70 साल की हो गई है, लोग घर पे आ रहे हैं, कोई उनसे मिलने नहीं जा रहा है, दूर से लोग पैर छू के चले जा रहे हैं, बट नोबडी इज सिटिंग टॉकिंग टू हिम। आज घर की कोई शादी है, वो जाके कहीं खड़े हो रहे हैं, लोग अपने अपने मन की कर रहे हैं, इनसे कोई पूछ भी नहीं रहा है। तो आप इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहते हैं वो सोचो, इनका क्या होगा इस समय में, कैसा वो फील कर रहे होंगे अंदर से। सो आपने जो बात पूछी कि अनहर्ड, he will feel so unheard in this case कि मतलब क्या इस मेरी कोई सुन ही नहीं रहा है इस लाइफ में, और मैंने लोगों के लिए इतना किया, इतने लोगों की जिंदगियां बनाई, इतने लोगों को जब मैं कमाता था और मैं इतना स्ट्रगल करता था, उसके बावजूद मैंने 10 लोगों का घर में मदद किया, आज वही 10 लोग बड़े हो गए और मुझे सुन नहीं रहे। एंड रियल प्रॉब्लम इज नॉट दैट दोज पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट हिम। उनको पता है कि भाई हियरिंग लॉस है, आधी बात सुनेंगे आधी नहीं सुनेंगे, तो चलो ठीक है, हम अपने हिसाब से हैंडल करते हैं चीज़ों को। So it is a big problem for the people who are suffering from this. थैंक यू शजीद, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सच इम्पोर्टेंट इंसाइट्स, है ना। ये ऐसा एक टॉपिक था मतलब जो जनरली बहुत ही कम इसके ऊपर बातें हुई हैं, और ये पॉडकास्ट आई थिंक पॉडकास्ट ना रह करके लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम भी बन सकता है अगर वो समझेंगे लोग। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। It is my pleasure. Thank you very much for inviting. I really love the work you guys are doing. आने से पहले मुझे मौका मिला और मैंने आपके कुछ पॉडकास्ट देखे। The dedication that you guys have, जब हम बात कर रहे थे तो the curiosity that you had, जिस तरह से आप सुन रहे थे, I was really impressed. And ये एक टॉपिक है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की, बताने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट इज़ द राइट प्लेटफॉर्म। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग जो आपके पॉडकास्ट के थ्रू देखेंगे, उनकी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ेगा, और अगर हम कुछ जिंदगियों को भी ट्रांसफॉर्म कर पाए तो आई थिंक आज का आपका और मेरा ये जो समय है, सफल हो जाएगा, स्पेंडिंग ये सफल हो जाएगा, एंड दैट्स द ऑब्जेक्टिव। एंड इतनी अच्छी कन्वर्सेशन रही है, आई थिंक अब हर साल जो बंदा अपना बॉडी चेकअप करवाने जा रहा है वो पक्का, वो एटलीस्ट हियरिंग का भी ध्यान रखेगा। करवाएंगे। बिल्कुल, वो तो जरूर कराएगा जो इस पॉडकास्ट को सुन रहा है। बिल्कुल सही बात। थैंक यू सो मच।
My your pleasure. time. Thank you. Nice meeting you all. Same. सेम है सर, थैंक यू. थैंक यू सो मच विश्वजीत सर फॉर शेयरिंग सच अ इम्पोर्टेंट इंसाइट्स. हीयरिंग के इशू के बारे में हम जनरली बात नहीं करते, बट आज की कन्वर्जेशन ने इस साइलेंस को तोड़ने का काम किया है. आई होप जिन्होंने ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक सुना है वो इस टॉपिक को लेकर सीरियस होंगे, चाहे अपने लिए चाहे अपने चाहने वालों के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टिल द एंड. सी यू सून विद द नेक्स्ट पॉडकास्ट. प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल शालू निशा पॉडकास्ट फॉर मोर insightful videos. Thank you.